Hi guys, good afternoon. Chalo, so yesterday we started with one very interesting concept that was essay number 520 जो बात करता है किसके बारे में, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, राइट. चलिए, सो फटाफट हम लोग उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, फिर उसके 3-4 पेजेस अपने पढ़ने बाकी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नए चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे, राइट. ओके, सो बच्चों एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ मुझे बताइए ऐसे 520 किसके बारे में बात करता है. इट टॉक्स अबाउट व्हाट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स. वेरी गुड. एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात करें, मेरे सवालों का एकदम ठंडे दिमाग से जवाब देते जाना, है ना. ये कोई बात नहीं करेगा वापस में. ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स की अगर अपन बात करें, सो एनालिटिकल प्रोसीजर इज अ स्टडी ऑफ व्हाट, प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स. बराबर है कि नहीं. सो दिस स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं. सो इट इज व्हाट, इवैल्यूएशन ऑफ विच इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. इट इज इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. But this evaluation of financial information is done by comparison with what? Financial to financial and financial to non-financial. तो इसमें हम लोग देखते हैं, एक comparison देखते हैं और दूसरा हम लोग देखते हैं relationships. So compare किसके किसके साथ करेंगे हम लोग? With the prior period, with the anticipated results and with the industry information. सही बात है एकदम, yes. उसके बाद हम लोग बात करते हैं relationship. कौन सी देखेंगे relationship अपन? फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल. एकदम आसान है, करेक्ट है. देन वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स. एनालिटिकल प्रोसीजर्स का पर्पस क्या बोला था बच्चों अपन ने? व्हाट इज द परफॉर्मेंस. 3 स्टेज में यूज होता है वो. एक तो एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, देन टेस्टिंग एंड कंक्लूजन. सही बात है ना एकदम, यस. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट, इतना भी गर्म नहीं हो रहा भाई, है ना, तो थोड़ा साइड में बैठ जा तू एकदम, मतलब कैमरा के उस पिलर के पीछे बैठ जा, उधर विंडो के वहां बैठ जा. मेरे को बार बार तो ऐसे ये कर रहा है, मेरे को सामने डिस्टर्ब हो रहा हो, ठीक है ना. संभाल अपने आप को. अरे भाई या तो साइड में बैठ जा तू. ए प्लीज डिस्टर्ब मत करो. एवरी टाइम द लाइट गोज ऑफ आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, प्लीज. सो हम लोग बात कर रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो वो क्या होगा, एक तो कंपैरिजन होगा या तो हम लोग चेक करेंगे उसका रिलेशनशिप. बट अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट. इसका पर्पस क्या है? तो क्या बोलते हैं पर्पस? इट इज यूज्ड एट द प्लानिंग स्टेज, नंबर 2 एट द टेस्टिंग फेज एंड एट द ओवरऑल कंक्लूजन. बात होती है एट द टेस्टिंग फेज में हम लोग क्या करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर से. इट विल बी हेल्पिंग अस टू ऑब्टेन व्हाट, द रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस. यूजिंग विच प्रोसीजर्स? सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. करेक्ट एकदम. सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल कंक्लूजन में भी वो मदद करता है. कहते हैं ओवरऑल कंक्लूजन में मदद क्यों करता है? टू चेक वेदर द ओपिनियन गिवन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज व्हाट, कंसिस्टेंट विद द अंडरस्टैंडिंग, ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी. इज इट यूज्ड इन द प्लानिंग फेज ऑल्सो? यस. सो अब हम लोग को 3 स्टेजेस में कहां कहां काम में आएगा. ये चैप्टर का मेन जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है वो क्या था? एक प्लानिंग, टेस्टिंग एंड कंक्लूजन. सही बात है ना एकदम. सो अब हम लोग टेस्टिंग की बात कर रहे हैं. सो मुझे बताओ, टेस्टिंग में जब बात करते हैं तो वी ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस बाय विच प्रोसीजर्स? बाय सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स विच इंक्लूड्स व्हाट, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स. कुछ याद आ रहा है आपको? यस. तो वेदर टू यूज द टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर इज अ मैटर ऑफ व्हाट, ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट. बट ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट किस पे डिपेंड करता है? ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट किस पे डिपेंड करता है? The effectiveness and efficiency of analytical procedures to reduce the audit risk to an acceptably low level. But उसके लिए अपने को क्या देखना है कि the data should be available and the data should be what, reliable. एकदम आसान है. The data should be what, available and the data should be reliable. एकदम आसान है, करेक्ट है. प्लानिंग स्टेज में भी क्या हमको एनालिटिकल प्रोसीजर्स काम में आते हैं क्या बच्चों? इन प्लानिंग स्टेज does the analytical procedure benefit us? Yes. Number 1 किसके लिए? टू understand the entity. Number 2 to identify the potential risks. Number 3 to determine nature, timing and extent. And last में हम लोग कहते हैं कि हम लोग ये analytical procedure use करेंगे by seeing the relationship between financial to financial and financial to non-financial. इतना पढ़ा था अपन ने? Yes. अब बात हो रही थी कि substantive analytical procedures use करना अगर है अपने को, तो इफ वी वांट टू यूज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मुझे एक बात बताओ बच्चों कि सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज करने के लिए कौन से फैक्टर्स हम लोग को ध्यान में रखने जरूरी है?
सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. सो फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर द डेटा इज अवेलेबल. सेकेंड पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग? हाँ, डिसएग्रीगेशन. उसको क्या करना है अपने को? छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटना है. बिकॉज प्रिडिक्टेबिलिटी इज मोर बेटर इन व्हाट? स्मॉल लॉट्स, या एज कंपेयर टू व्हाट द एग्रीगेटेड डेटा. सो इसके लिए हम लोग क्या क्या पढ़ा था? वो रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है. More the disaggregation, more useful it is. Lesser the disaggregation, lesser the useful it is. सही बात है एकदम. Yes. Number 3, हम लोग बात करते हैं अकाउंट टाइप. अकाउंट टाइप कैसा होगा? एक तो इट विल बी इनकम और इट विल बी व्हाट? द बैलेंस शीट. मतलब एक एसेट लाइबिलिटी बोलो या तो एक इनकम एक्सपेंस बोलो. प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा किस में होगी? इनकम एक्सपेंडिचर में. बिकॉज दे आर व्हाट? अ रिजल्ट ऑफ द क्यूमुलेटिव पोजिशन इट शोज. आई बात समझ में? फोर्थ पॉइंट किसके बारे में बात करते हैं? अकाउंट टाइप होने के बाद सोर्स, मतलब किसके लिए हम लोग चेक कर रहे हैं. बराबर. फिफ्थ पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं? द नेचर ऑफ असर्शन. नहीं, फिफ्थ पॉइंट क्या है? प्रेडिक्टेबिलिटी. जहां प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है वहां एनालिटिकल प्रोसीजर मोर सुटेबल है. सिक्स पॉइंट किसके बारे में बात करते हैं? नेचर ऑफ असर्शन. क्या एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल है सारे असर्शन टाइप के लिए? नहीं, बट इट इज सुटेबल टू ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ असर्शंस. करेक्ट. एंड लास्ट में क्या कहते हैं? इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग. अगर इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है तो इज एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल? नो. अगर इनहेरेंट रिस्क कम है तो क्या एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल है? यस. एनीवन एनी डिफिकल्टी? नो. फिर यहां से हम लोग आगे बढ़े. फिर उसके बाद वो फैक्टर्स देखने के बाद अब हम लोग को देखना था, दो पार्ट स्टडी करने थे. बचे एनालिटिकल सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में बचे सिर्फ कितने? दो पार्ट. अभी वो दो पार्ट कौन से हैं? एक तो कौन से अलग अलग टेक्निक्स है अपने पास, और दूसरा वो टेक्निक्स को यूज कैसे करना है. सही बात है ना? यही दो पार्ट बचे ना अपने. एक क्या बोलता है? टेक्निक्स, और दूसरा क्या बोलता है? यूज. तो हमने यूज के बारे में कहानी शुरू करी थी, इफ यू रिमेंबर. यस. उसमें 4 पॉइंट्स थे. सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि जिसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर शुड बी व्हाट? सुटेबल. सुटेबल होने के बाद उसके लिए जो डेटा है वो कैसा होना चाहिए? रिलायबल. फिर वो जो डेटा है उससे हमने क्या डेवलप करना चाहिए? एक्सपेक्टेशन. एंड फिर हम लोग को अगर कोई डिफरेंस मिला तो हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन. सही बात है ना एकदम. सो ये अपने 4 पॉइंट्स हम लोग ने पढ़े थे. अब उस 4 पॉइंट के अंदर का कंटेंट अभी अपने को पढ़ना है और अपने को कहानी यहां से आगे लेके जानी है. सो इन द नेक्स्ट 1 hour वी विल बी कंप्लीटिंग दिस टॉपिक. कॉन्फिडेंस है आपको यहां पे? बोलो सच्ची सच्ची. यस. बहुत बढ़िया. ऑसम. सो क्या कहते हैं? Analytical procedures used as substantive test. Everyone concentrate. Analytical procedures used as what? Substantive test. ये सिर्फ अपन ने इसके headings पढ़े थे. If you remember, suitability, reliability of data, develop an expectation and difference in amount, do the investigation. उसके अंदर का अपन ने अभी तक कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है. So shall we now read that? Yes. Okay. चलिए. So when designing and performing, सब लोग ध्यान देना एकदम अच्छे बच्चों जैसे. When designing and performing substantive analytical procedures. When designing and performing substantive analytical procedures, either alone or in combination with test of details. हो सकता है क्या हम लोग सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, या वी कैन परफॉर्म इट इन कॉम्बिनेशन विथ whom? टेस्ट ऑफ डिटेल्स. एज अकॉर्डेंस विथ SA 330, दैट इज a response to the assessed risk. पढ़ेंगे बाद में उसको. The auditor shall क्या करना पड़ेगा? Point number 1, determine the suitability of particular substantive analytical procedures for the given assertions, taking into account the assessed risk of material misstatement and the test of details if any for these assertions. So suitability किस चीज के लिए देखना है? सबसे पहले हम लोग को देखना है कि आप ये कौन से assertions के लिए देख रहे हो. बिकॉज हमने देखा था ना कि सारे assertions के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल नहीं है. जैसे हमने बात करी थी, क्या सर कंप्लीटनेस के लिए सुटेबल है? हां. सर क्या वो वैल्यूएशन के लिए सुटेबल है? हां. बट सर क्या वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए सुटेबल है क्या? नहीं है. तो अगर जो भी एरिया अपन चेक कर रहे हैं, जो भी असर्शन अपन चेक कर रहे हैं, फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन इज टू सी वेदर व्हाट एवर असर्शन वी आर वेरीफाइंग, करेक्ट है ना, वो असर्शन के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल है या नहीं है. सेकंड, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मुझे बताओ, अगर रिस्क ज्यादा है तो क्या ओनली एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल है क्या? नहीं है. रिस्क कम है तो क्या सुटेबल है क्या? हाँ.
एंड लास्ट में फिर हम लोग साथ ही साथ डिसाइड भी करेंगे कि इसके साथ साथ क्या अपने को टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी इसके कॉम्बिनेशन में करना है या नहीं। तो आपको समझ में इस पैराग्राफ के अंदर सुटेबिलिटी में यही 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बोलिए कुछ। यस, सो हम लोग को देखना है कि वेदर इट इज सुटेबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, द नेचर ऑफ असर्शन। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट द रिस्क, एंड थर्ड वी टॉक अबाउट इज द रिस्क ऑफ मटेरियल, सॉरी टेस्ट ऑफ डिटेल्स। एनी क्वेरी टिल हियर? नो, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट, देन वी इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। ऑब्वियसली अपने को ये तो मालूम है कि एनालिटिकल प्रोसीजर करने के लिए क्या चाहिए बेटा, डेटा चाहिए। या टू डू द कंपैरिजन और टू सी द रिलेशनशिप्स, व्हाट वी नीड इज द डेटा। Without data, we cannot do any comparisons, we cannot check any relationships, that is, we cannot do any analysis, that is, we cannot predict anything without the data. Correct, hai na? So, data is available with us. But what is important? The data should not only be available, but that data should be what? Reliable. सही बात है ना? Because if the reliable data is not available, our analysis, even whatever analysis we do, by taking how much ever care we want to, कितना भी उसको सावधानी पूर्वक अपन क्यों ना कर ले, अगर ऐसे डेटा के ऊपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं जो जिसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते हैं, मुझे बताइए क्या वो एनालिटिकल प्रोसीजर कुछ काम में आएगा क्या? नहीं। सो पहले सुटेबिलिटी देखना है, सुटेबिलिटी के बाद डेटा अवेलेबल होना चाहिए। बेटा अगर डेटा अवेलेबल है तो रिलायबल होना जरूरी है। सो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सो यू हैव टू इवैल्यूएट व्हाट the reliability of the data from which the auditor's expectation of the recorded amounts or ratios is what developed. डेटा के बेसिस पे तो बेटा क्या करेगा तू? एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा ना। सो जिस डेटा की बुनियाद पे आप एक्सपेक्टेशन डेवलप करने वाले हो, बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी इज दैट डेटा शुड बी रिलायबल। आगे बढ़ सकता हूं यहां से? यस। टेकिंग इनटू अकाउंट द सोर्स, द कंपेरेबिलिटी, the nature and relevance of information available and the controls over preparation. अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे हम लोग आगे इसी पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं कि वो सोर्स कहां से मिला अपने को, जब वो डेटा प्रिपेयर हो रहा था उसके ऊपर कंट्रोल है क्या वो डेटा कंपेरेबल है क्या, समझ रहे बात को? ये हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जैसे अपन यहां पे देख रहे हैं ना, ये दिख रहा है आपको, सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड रिलेवेंस, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन। ए गाइस, समझ में आ रहा ना? तो ये सब आगे विस्तार में अपने को पढ़ाया गया। तो अभी हम लोग ज्यादा लोड नहीं लेंगे। आवर फोकस राइट नाउ इज जस्ट टू फोकस अपॉन द की वर्ड्स। वो क्या है? नंबर 1 सुटेबिलिटी, नंबर 2 रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी किस कंटेक्स्ट में होगा? ये 4 सोर्सेज होंगे उसके। एक तो क्या? सोर्स, कंपेरेबिलिटी, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन एंड नेचर एंड रेलेवेंस। ये हम लोग देख लेंगे बाद में। एनीवन, एनी क्वेरी? नो, ओके, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डेवलप व्हाट? एन एक्सपेक्टेशन। एक अनुमान लगाएंगे कि क्या क्या होना चाहिए था। ये डेटा के बेसिस पे हम लोग को अमाउंट्स या रेशियोज क्या रिकॉर्डेड है वो मिलता है अपने को। बोलो यस और नो। अब इस डेटा से हम लोग क्या करेंगे? एक एक्सपेक्टेशन भी डेवलप करेंगे ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स और रेशियोज एंड इवैल्यूएट वेदर the expectation is sufficiently what? Precise. Expectation कैसा होना चाहिए? Precise होना चाहिए। It should be what? Short. बराबर कि नहीं? To identify that misstatement that individually or in aggregated with other misstatements, क्या कहता है? May cause the financial statements to be materially misstated. आगे पढ़ेंगे इसको 2 मिनट बाद, ठीक है ना? बस ध्यान में रखना, एक्सपेक्टेशन कैसा होना चाहिए? Precise होना चाहिए। आगे, एंड अगर फिर एक्सपेक्टेड अमाउंट्स और रिकॉर्डेड अमाउंट्स में अगर कोई डिफरेंस है, बराबर के नहीं, सो वो अपने को चेक करना है। अगर वो विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्टेबल है तो ओके। अगर आपको लगता है कि द डिफरेंस इज वाइड, देन वी हैव टू डू व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन। बेसिक है एकदम। 4 बातें आपको समझ में आ गई क्या? फिर से एक बार दोहराते हैं उसको। यूज करना है अगर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर तो कौन सी 4 बातें देखेंगे? सुटेबिलिटी, reliability of data, expectations and difference, then investigation। सही है एकदम? यस। अभी एकदम रिलैक्स मोड पे पढ़ेंगे, अभी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? ध्यान देना। suitability of a
पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शंस। अभी बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक जो चल रहा था वो रिवीजन और जो हुआ था उसको रीड किया। अब हम लोग नया कुछ सीख रहे हैं तो ध्यान देना। सुटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर्स फॉर गिवन असर्शन। द फर्स्ट थिंग, अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है सो हमें वो सुटेबल है या नहीं उसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। सो टू व्हाट आइटम्स इट इज व्हाट सुटेबल, आइए देखते हैं। जनरली इट इज एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम। प्लीज बातें मत करना। देर इज व्हाट लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर है ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए वो सूटेबल है। बिकॉज जहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं ना, व्हेन द क्वांटम ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस इज मोर, करेक्ट है ना, इट इज व्हाट प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम। अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं ना मैं यहां, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूटीन। क्योंकि जो रूटीन नेचर के ट्रांजैक्शंस अपने चलते जाते हैं, जो डे इन डे आउट वी कीप ऑन परफॉर्मिंग दोस ट्रांजैक्शंस, तो इट बिकम्स व्हाट मोर इजीली प्रेडिक्टेबल। आई बात समझ में? लाइक ऑन अ लार्ज स्केल व्हाट वी डू इज सेल्स एंड परचेसेस, करेक्ट है ना, दे आर व्हाट अ रूटीन ट्रांजैक्शंस। आई बात समझ में? सो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, व्हेन देयर आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, समझो बात को, इट इज व्हाट प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम। आई बात समझ में? तो जहां लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है तो क्या वो सूटेबल है क्या बच्चों? अरे बोलो भाई, क्या वो सूटेबल है क्या? यस, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, इट इज सूटेबल टू व्हाट, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। पहले सिर्फ है ना अच्छे से एक एक पॉइंट को समझो, फिर ओवरऑल लिंकिंग समरी उसका बनेगा आराम से। देन इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट रिलेशनशिप अमंग डेटा एग्जिस्ट and continue in the absence of known conditions to the contrary। मतलब क्या कहता है सेकेंड पॉइंट, सुटेबल कब होगा, द रिलेशनशिप अमंग द डेटा एग्जिस्ट। अगर जो हमारे पास डेटा है, बराबर के नहीं, वो डेटा क्या होना चाहिए, वो दूसरे के साथ कंपेरेबल उसका रिश्ता होना जरूरी है, तभी तो एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर? It is the evaluation of financial information done by study of plausible relationship। अगर जब रिलेशनशिप अवेलेबल है तभी तो एनालिसिस कर सकते हैं। अगर दो डेटा के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, टेल मी, कैन वी एनालाइज एनीथिंग? कैन वी डू एनालिटिकल प्रोसीजर्स? नो। सो इट इज व्हाट नॉट सुटेबल। नंबर 1 क्या कहता है, जहां लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है ना सर, वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, आप समझने की कोशिश करो कि अगर जो डेटा अपने पास अवेलेबल है, उन डेटा में दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, देयर शुड बी व्हाट, रिलेशनशिप शुड बी व्हाट, प्रेजेंट। बिकॉज इफ देयर इज नो रिलेशनशिप इट इज व्हाट नॉट सुटेबल। आई बात समझ में आपको? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो। आगे, however suitability will depend upon the auditor's assessment of what, how effective it will be in detecting a misstatement that individually or when aggregated with other misstatement may cause the financial statements to be materially misstated। मतलब अब यहां पे क्या बोल दिया कि भाई पहली बात, अगर लार्ज वॉल्यूम है तो सुटेबल है। पहली बात क्या बोल दिया, लार्ज वॉल्यूम है तो सुटेबल है। दूसरी पॉइंट क्या बोलता है, वो दूसरी बात क्या बोलता है कि अगर रिश्ता है तो सूटेबल है, बट भले ही ये हो या ये हो, ये सूटेबल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है ऑडिटर के जजमेंट पे, ऑडिटर के असेसमेंट पे कि क्या अगर मैं यहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो क्या वो एनालिटिकल प्रोसीजर में इतनी काबिलियत है कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ढूंढ सके करके। अरे समझे नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझो बात को। चलो मेरे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है सर, जो डेटा अवेलेबल है उसमें रिलेशनशिप भी मौजूद है, बट भाई अगर वो एनालिटिकल प्रोसीजर अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ढूंढने के लिए
वो काबिले तारीफ ही नहीं है सर, उसमें वो काबिलियत ही नहीं है, तो बताओ क्या वो सूटेबल होंगी क्या? नहीं। तो अपने को क्या देखना है? प्राइमरीली इट शुड बी व्हाट? सुटेबल टू लार्ज वॉल्यूम। सेकेंड क्या कहता है? देयर शुड बी रिलेशनशिप। ओके, नो प्रॉब्लम, बट अल्टीमेटली आई विल सी ऑन माई प्रोफेशनल जजमेंट कि is really analytical procedures suitable enough to detect a material misstatement, because ultimately what is my goal? What is my goal? Even if I am doing analytical procedures or I do not perform analytical procedures, what is my goal? To see whether the financial statements are free from material misstatement. So any audit procedure which I undertake, कोई भी ऑडिट प्रोसीजर मैं परफॉर्म करूं, मेरा उद्देश्य, माय गोल इज व्हाट? टू सी वेदर दोस ऑडिट प्रोसीजर्स आर केपेबल इनफ टू डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हेन दे एग्जिस्ट। बोलो यस और नो। सो आई हैव टू डिसाइड वेदर बेस्ड ऑन माय असेसमेंट आर एनालिटिकल प्रोसीजर्स केपेबल इनफ, इफेक्टिव इनफ टू डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट्स। क्लियर? एकदम बात पक्की है, एकदम सही है, डन। आगे, so different types of analytical procedures provide different levels of assurance. अब तुम बोलोगे अरे सर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर? पढ़ा है क्या कभी? नहीं। पढ़ेंगे क्या कभी? हाँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, मेरा बच्चा ये दिख रहा है आपको? टेक्निक्स ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब ही ये क्या पढ़ते हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। मतलब उसके अंदर अपने पास है ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। तुम समझ रहे क्या बात को? अरे बोलो भाई। सो ये जो है ना, अलग अलग टाइप के एनालिटिकल प्रोसीजर्स है जो अलग अलग लेवल का अश्योरेंस देते हैं। तो कहीं अपने को ज्यादा अश्योरेंस चाहिए तो हम लोग को कोई दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं है। टाइप्स एक बार देख लेते हैं, यहां पे एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं। कौन सा है? ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? रीजनेबलनेस टेस्ट, बराबर के नहीं, एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। क्लियर एकदम? यस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर is also influenced by the nature of assertion. Do you agree with this? Bolo yes or no? Yes. Depends upon the assertion. It depends upon the risk of material misstatement. मेरा बच्चा यही तो अपन ने इधर पॉइंट्स लिखे थे क्या ये? It depends upon what? Assertion. It depends upon what? Risk of material misstatement. सही बात है ना एकदम? Yes. For example, if the controls over sales, ये examples ध्यान में रखना. If the controls over तू कर ले तेरा, फिर मैं पढ़ाता हूं। मेरी एक्सरे विजन है, तेरे को मालूम नहीं है, तो संभाल अपने आप को। डू यू इवन नीड हेडफोन्स राइट नाउ? ईयरफोन्स? डू यू इवन नीड राइट नाउ? नो, राइट? देन व्हाई आर यू प्लेइंग विद इट? छोटा बच्चा है तू, हाँ? इतना ठीक से, मतलब ये मिस हो गया फर्क नहीं पड़ेगा, मार खाएगा। If the controls over sales order processing is what? Weak, the auditor may place more reliance on test of details rather than on substantive analytical procedures for assertions related to the risk. आई बात समझ में? मतलब तुम समझो सुटेबिलिटी के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग पहले असर्शन देख रहे हैं और उस पर्टिकुलर असर्शन पे कितना रिस्क है वो देख रहे हैं। क्योंकि अगर वो असर्शन के ऊपर अगर रिस्क ज्यादा है तो हम लोग टेस्ट ऑफ क्या करेंगे? डिटेल्स करेंगे। कोई डिफिकल्टी है इसमें? नहीं। अगर उस असर्शन पे रिस्क कम है तो आई विल स्टिल प्रेफर व्हाट? द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। समझे नहीं समझे? सुटेबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हैं हम लोग। सो इफ द कंट्रोल्स ओवर सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग इज वीक, द रिस्क इज व्हाट? Risk is more, and therefore we will focus upon the test of details for any assertions related to what? Receivables. Debtors का completeness देखना है, debtors का valuation देखना है,
डेटर्स का ऑकरेंस देखना है, तो भाई हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर साहब इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग खुद विस्तार में हर एक असर्शन को जाके चेक करेंगे, क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में? तो सिर्फ अनुमान लगा के रिस्क कम नहीं होगा कि इतना इतना होगा तो उतना उतना होना चाहिए सर, वास्तविक में वहां जाके आपने चेक करना जरूरी है। देन particular substantive analytical procedures may be also considered suitable when test of details are performed on the same assertion। कभी कभी analytical procedure और test of details हम लोग दोनों साथ में कर सकते हैं एक ही एरिया पे। For example, when obtaining audit evidence regarding which assertion? Valuation assertion. In respect to the receivables, the auditor may apply analytical procedures to an aging of customer's account in addition to the test of details on subsequent cash receipts to determine the collectibility of the receivables। मतलब वैल्यूएशन के लिए आपने क्या किया, यहां पे आपने टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी किया और आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किया। टेस्ट ऑफ डिटेल्स आपने क्या किया, सब्सिक्वेंट पीरियड में जाके आपने चेक किया कि पैसा सही में मिला या नहीं मिला। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बेसिस पे आपने क्या परफॉर्म किया, एजिंग परफॉर्म किया। एजिंग मतलब कि क्या वो सर करंट है या वो नॉन करंट है, तो पता चलेगा कि उसको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स करना या नहीं करना। बोलो अभी भी नहीं समझा कुछ? बोलो ना नहीं समझा, नहीं समझा, वेरी गुड। तो ध्यान देते रहना। वैल्यूएशन की बात करते हैं। वैल्यूएशन किसके बारे में कर रहा हूं मैं? रिसीवेबल्स, मतलब ही कौन है बेटा? डेटर्स के बारे में। अब यहां पे वैल्यूएशन करना मतलब मुझे डिसाइड करना है कि देखिए जो मैंने सेल्स बुक किया हुआ है ना, वो सेल्स उस सेल्स वैल्यू पे तो बुक हो ही जाएगा, बट ओवर द पीरियड कभी कभी क्या होगा कि क्या सर कभी हमें इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सर करना है या नहीं करना? अरे बोलो बच्चों, सर इसमें कहीं हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना या नहीं करना है? ये क्वेश्चन मार्क है, बराबर के नहीं? बिकॉज ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जब अपन करेंगे ना, तो इससे उन डेटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो वैल्यू हमने दिखाया है, क्या वो वैल्यू अफेक्ट होगा क्या? बोलो यस और नो। तो ये प्रोविजन करना या नहीं करना बराबर से अगर चेक करना है, तो एक मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान दो बच्चों। फर्स्ट आई विल परफॉर्म व्हाट? द एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या परफॉर्म करूंगा मैं? एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसमें मैं क्या देखूंगा? मैं एजिंग देखूंगा कि वो डेटर करंट है या नॉन करंट है। करंट है तो ठीक है, अभी भी रिसीवेबल है, गुड है। बट अगर नॉन करंट है और वो बहुत ज्यादा समय हो चुका है कि अभी तक उनका पैसा अपने को मिला हुआ नहीं है, तो ऑन माई दिस एनालिसिस कैन आई डिसाइड टू मेक द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? अरे बोलो, बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस कैन आई मेक द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? यस। समझे क्या बात को? अरे बोलो भाई, यस। दूसरा, व्हाट आई कैन परफॉर्म इज ऑल्सो डू व्हाट? टेस्ट ऑफ डिटेल्स, कि जिसके अंदर में सब्सिक्वेंट पीरियड में जाके देखूंगा कि सही में वो डेटर अभी भी सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है। तुम समझे क्या? एक एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके मुझे समझ में आता है कि डेटर कैसा है, ये नॉन करंट है। आई डिसाइड कि ओके, लेट अस मेक द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बट दैट अलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर दैट सेम असर्शन। उसमें क्या कर सकता हूं मैं फिर? आई डू द टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सिक्वेंट पीरियड में जाके चेक करता हूं कि सही में वो डेटर ने, सब्सिक्वेंट पीरियड मतलब समझते हो 31 मार्च के बाद। सब्सिक्वेंट पीरियड मतलब क्या? 31 मार्च के बाद जाके देखता हूं अप्रैल में, मई, जून में कहीं पे भी उस पर्टिकुलर डेटर ने मुझे पैसा दिया या नहीं दिया। अगर उसने मुझे नहीं दिया है और मुझे इंडिकेशन मिलते हैं कि ये डेटर अभी डूब चुका है, तो मेरा एनालिसिस और मेरे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या प्रूव करते हैं कि इसका प्रोविजन करना चाहिए। बट अगर मेरा एनालिसिस कहता है कि यार डाउटफुल डेट रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, बट टेस्ट ऑफ डिटेल करने के बाद पता चलता है कि अपने को तो पैसा आ चुका है, तो मेरा वैल्यूएशन असर्शन चेक हो जाएगा और मैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट नहीं करूंगा। समझे नहीं समझे? तो एक ही चीज के ऊपर, तुम समझ रहे क्या बात को? एक ही चीज के ऊपर मैं 2 ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूं।
मैं एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म कर रहा हूं बाय चेकिंग व्हाट, एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म कर रहा हूं बाय चेकिंग व्हाट, बोलो बच्चों, बाय चेकिंग व्हाट दी एजिंग। और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या कर रहा हूं मैं, सब्सिक्वेंट पीरियड में जाके चेक कर रहा हूं कि सही में वो पैसा अपने को मिला या नहीं मिला। क्लियर एकदम बात, बोलो हाँ या ना, यस। ये लिखने की इच्छा होगी तो लिख लेना। लिख लिया, क्या हुआ, तो तुम भी मुंडी घुमाओ ना तुम्हारी, ऐसे मैं देखूंगा तुमको तुम कैसे लिख रहे हैं ऐसे। दिख रहा है क्या अभी सीधा, जाओ। ए लिखो फटाफट, नाटक मत करो, सब समझ में आ रहा, मेरे को ऐसे समझ में आ रहा, तुमको तो आना ही चाहिए, तुम तो बहुत टेढ़े लोग हो। लिखो भाई। सो दिस इज एन एग्जाम्पल इन रिलेशन टू कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मुंडी पीछे करके नहीं लिखना है बेटा, लिखा क्या बेटा हिमांशु, कभी मुहूर्त अच्छा है अभी, चलिए एवरीवन ओवर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे क्या, लिख रहा था तभी। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सब्सिक्वेंट पीरियड में चेक करेंगे उसको। चलिए डन राइटिंग, यस ओके। सो यहां पे ये अपना 4 पॉइंट्स में का फर्स्ट पॉइंट कवर होता है, वो किसके बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, सुटेबिलिटी। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, फटाफट एक बार उसको रिवाइज करता है। तुम लोग को पढ़ने की इच्छा है कि नहीं है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पढ़ाते समय आपस में बातें मत करो, एंड स्पेसिफिकली द लास्ट बेंचेस, करेक्ट है ना। नहीं पढ़ना है तो मैं फोर्स करके नहीं बिठा रहा हूं क्लास में, अपने आप को संभालो, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी की हम लोग ने क्या क्या बातें डिस्कस करी इन अ नटशेल, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके जवाब देना। द फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर स्टडीइंग इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर, इट इज अ स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स। सो इफ ऑन एनी पर्टिकुलर एरिया I have to decide whether I can apply this analytical procedures, I have to think about few points. That is whether this analytical procedure will be suitable on this particular area or not. This is what I have to take the call. So क्या क्या बातें देखूंगा, सबसे पहले इसके बारे में मुझे देखना है कि it should be what, the large volume of transactions. Number 2, relationship should be what, present, correct है ना। But however, even it is a large volume or the relationships are present, it is my judgment to decide whether to use analytical procedures or not, correct hai na। I will use these analytical procedures only when it is capable enough to detect a material misstatement। सही बात एकदम, yes। So third point क्या कहता है फिर कि it depends upon what, the nature of assertion, the risk of material misstatement, and based on that we will decide whether to use what, test of details। so उसका एग्जाम्पल अपन ने देखा। एंड फोर्थ बुलेट क्या कहता है, on the same particular assertion I can decide to do analytical procedures as well as test of details। सही बात है ना, यही 4 पॉइंट्स थे क्या, देखो बोलो हाँ या ना। अब शांति से उस 4 पॉइंट्स को वापस से पढ़िए एक बार आराम से।
सुटेबिलिटी के चारों पॉइंट्स, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, रिलेशनशिप शुड बी प्रेजेंट, then I can decide based on what the nature of assertion, the risk of material misstatement. Based on that, I'll take the call to use the test of details if the risk is higher. I can use analytical procedure and test of details in combination on the same assertion, correct है ना, to get what a higher degree of assurance. ऐसे कुछ वो 4 points हैं. चलिए डन, बोलो यस. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट. अब हमारा कंक्लूजन आ गया है कि एक पर्टिकुलर कोई एरिया पे हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं. आई बात समझ में? सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट इज, जो भी हम लोग को डेटा मिलने वाला है जिसके बेसिस पे हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हैं, बराबर के नहीं, तो वो डेटा कैसा होना चाहिए बच्चा? रिलायबल होना चाहिए. सो नाउ आवर एंटायर एफर्ट इज टू टॉक अबाउट वेदर द डेटा इज रिलायबल और नॉट. क्लियर एकदम? यस, ध्यान दीजिएगा. द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स एंड नेचर and is dependent upon the circumstances under which it is what obtained. ध्यान से सुनना. ये 3 जो बॉक्सेस है, ये 3 एमसीक्यू है आप, मतलब एमसीक्यू के 3 ऑप्शन है आपके. द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? सोर्स. कहां से मिल रहा है? जैसे अगर ये दीदी ने बोला अपने को, तो भरोसा करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं सर, बराबर के नहीं. सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द सोर्स, किस नेचर में है. जैसे नाउ द इंफॉर्मेशन विच इज कम्युनिकेटेड बाय हर इज व्हाट? ओरल. सो इज इट रिलायबल? मे बी नो, बट अगर वो रिटन फॉर्म में होता तो मे बी यस, बराबर की नहीं. सो द इंफॉर्मेशन, करेक्ट है ना, व्हाट वी आर गेटिंग, द डेटा व्हाट वी आर गेटिंग, वो रिलायबल है या नहीं, वो चेक करने के लिए दिस रिलायबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ व्हाट? द सोर्स. Number 2, the nature and also the circumstances की, that is what the situation in which it has been obtained. बराबर के नहीं. So try to understand, ये 3 चीजें influence करेगी किसको बच्चों? The reliability of the data. आई बात समझ में? Yes. Under which it is obtained. Accordingly, following are relevant when determining whether the data is reliable for the purpose of designing substantive analytical procedures. Following points मतलब क्या देखना है अपने को? The source of the data, whether the data is comparable, the nature and relevance of the data, and what are the controls over preparation for that data. आई बात समझ में? So अगर आप देखोगे इतना सा, तो क्या हो जाएगा, अपना ये सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है. करेक्ट है ना? एंड हार्डली एनी पेजेस आर लेफ्ट देन फॉर दिस चैप्टर, ओनली 2 पेजेस. करेक्ट है ना? एकदम सिंपल है एकदम. यस. सो सोर्स की अगर बात करते हैं तो क्या कहते हैं? द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन, मतलब वेदर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज. लिख देते हैं, अपन ने बचपन में पढ़ा हुआ ये. सो बस वो एविडेंस के लिए पढ़ा था. ये हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? वो एनालिटिकल प्रोसीजर के डेटा के लिए पढ़ा है. वो एग्जांपल पढ़ लीजिए प्लीज. सोर्स, क्लियर एकदम? डन. सो रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? सोर्स, नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस. तो उसमें सोर्स में हम लोग क्या कहते हैं कि अगर वो इंटरनल सोर्सेज से मिला है तो कंपेरेटिवली लेस रिलायबल है एज कंपेयर टू द ऑब्टेन्ड आउटसाइड द एंटिटी. सिंपल. सेकंड हम लोग बात करते हैं, इट शुड बी व्हाट? कंपेरेबल. बराबर के नहीं? कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल, द ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा may need to be supplemented to be comparable to that of the entity that produces and sells the specialized products. कुछ पल्ले पड़ा आपको? कंपेरेबल होना चाहिए. वो अपने लिए रिलायबल कब होगा? कि जो इंडस्ट्री में हो रहा है ना, बराबर के नहीं,
उसके हिसाब से अपन अपने बिजनेस के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो कंपेरेबल है तो वो रिलायबल है, अगर वो कंपेरेबल है तो वो रिलायबल है। जैसे ये एग्जांपल यहां रहा, एक अपन ने कल पढ़ा था उसको, ये इवैल्यूएशन, इन्वेंट्री टर्नओवर, ग्रॉस मार्जिन, बराबर है कि नहीं। अगर ये दो डेटा एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं तो वो डेटा रिलायबल है। एंड इसमें क्या कहता है, प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स भी मैच होने चाहिए ना। मतलब इंडस्ट्री में अगर ये मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है ये, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। सो यहां पे ऑटोमोबाइल में अपना जो क्लाइंट है ये बेचता है स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स भी तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आता है। और इंडस्ट्री के डेटा के अंदर अपने को मिलता है बाबा, उसका सेल्स भी मिलता है, उसका सर्विस भी मिलता है और इसके स्पेयर्स भी मिलता है। अब मुझे बताओ ये डेटा और ये डेटा कंपेरेबल है क्या? तो ये डेटा मेरे लिए रिलायबल है क्या? इसके ऊपर भरोसा रख सकता हूं क्या? तुम अभी भी नहीं समझे, सच्चे बोलो, ईमानदारी से समझे या नहीं समझे? नहीं समझे। अरे मेरा बच्चा, बात समझ एकदम आराम से, कोई घाई नहीं है। क्या लिखा हुआ है? अब जैसे है ना, अपन बात कर रहे हैं किसकी, वी आर डीलिंग इन व्हाट, स्पेयर पार्ट्स। सो इसके बेसिस पे अपन अपना टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, या इसके बेसिस पे अपन अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे। सही है, एकदम सही है ना। अब दूसरे जगह पे जब मुझे डेटा मिलता है कंपैरिजन करने के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही, और इंडस्ट्री डेटा मिलता है। सो इंडस्ट्री डेटा में स्पेयर पार्ट्स आते हैं, उसके बाद उसके सेल्स आते हैं और उसका सर्विसिंग भी आता है। और ये डेटा का मुझे क्या मिलता है, टर्नओवर रेशियो, और इस डेटा का मुझे क्या मिलता है, ग्रॉस मार्जिन। अब तुम मुझे बताओ, दिस डेटा इज इट कंपेरेबल विद दिस डेटा? तो ये डेटा मेरे एनालिसिस के लिए रिलायबल है या नहीं है? कैन आई पुट रिलायंस ऑन इट? द रेशियोज इट इज गिविंग टू मी, द मार्जिन्स इट इज गिविंग टू मी, क्या उन रेशियोज या उन मार्जिन्स पे मैं भरोसा रख सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि मैं किसके लिए कंपेयर कर रहा हूं, स्पेयर पार्ट्स के लिए, और ये किसके लिए कंपेयर कर रहे हैं, सारी दुनिया के लिए। तुम समझ रहे क्या? तो अगर वो डेटा कंपेरेबल ही नहीं है तो मेरे लिए रिलायबल नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे कुछ काम की नहीं है, क्योंकि वो रेशियोज कुछ अलग देगा, मेरा रेशियो कुछ अलग आएगा। अरे समझे नहीं समझे? तो जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं उससे रिलेटेड ही मुझे इंडस्ट्री का पूरा डेटा अवेलेबल होना चाहिए। अरे समझे कि नहीं समझे? तो मैं क्या कहूंगा, वो डेटा क्या है, कंपेरेबल है, और फिर अगर वो कंपेरेबल है तो वो मेरे लिए रिलायबल है। अरे समझे नहीं समझे? अरे जिस इंफॉर्मेशन को आप दूसरे के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते, बराबर के नहीं, तो मुझे बताओ वो इंफॉर्मेशन आपके कुछ काम की है क्या? या उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप कुछ डिसीजन ले सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके लिए भरोसेमंद है ही नहीं, क्योंकि आप जिससे कंपेयर कर रहे हो, आप एक्स से कंपेयर कर रहे हो, बराबर के नहीं। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्स को कंपेयर कर रहे हो वाई के साथ, बराबर के नहीं। आप आयरन मैन को कंपेयर कर रहे हो थोर के साथ, जमेगा क्या? जमेगा क्या? नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि भाई उसकी भले ही वो दोनों एवेंजर है, बट दोनों का पावर क्या है, अलग अलग है। सो इसका डेटा उसके पावर्स और उसका डेटा उसके पावर्स, कंपेरेबल है क्या? नहीं सर, दैट कंपेरिजन इज नॉट पॉसिबल। सो दोनों का कंपैरिजन के लिए वो जो डेटा है ना सर, मेरे लिए वो रिलायबल नहीं है। आई बात समझ में आपको? सो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, सोर्स कहां से प्राप्त हो रहा है, दूसरा उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए वो कंपेरेबल है या नहीं है। थर्ड पॉइंट, nature and relevance of the information available, whether budgets have been established as a result to be expected rather than goals to be achieved। आहा, क्या लिखा है, ऐसे चक्कर आएगा अभी आपको। पढ़िए इसको और जवाब दो। अभी जो इतना आहा कर रहा था ना उसको ही पूछूंगा,
नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब आपको मालूम है आप कंपैरिजन किसके किसके साथ करते हो? प्रायर पीरियड, एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स एंड इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। सो अब जैसे एक इंफॉर्मेशन है वो एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स के बेसिस पे, वो क्या है? बजट। अब आप ये जो बजट्स है, अब वो किस हिसाब से, मतलब उसका नेचर या रेलेवेंस क्या है? वेदर इट इज टू बी द रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड और गोल्स टू बी अचीव, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? लिखा है ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड, सॉरी रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड एंड गोल्स टू बी अचीव्ड? जो बजट बना है ना, बजट, वो बजट का नेचर क्या है? दैट बजट वेदर इट इज प्रिपेयर्ड, दैट बजट वेदर इट इज प्रिपेयर्ड एज अ रिजल्ट विच वी विल एक्सपेक्ट और द गोल्स विच वी हैव टू अचीव, दोनों में डिफरेंस क्या है? हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके। हाँ बेटा, नहीं नहीं समझा मेरे को। रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड में हम परफॉर्म कर चुके हैं। हाँ, ये पढ़ना भाई। फॉर एग्जाम्पल वेदर बजट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जो आपने बजट बनाया है वो बजट किस इंटेंशन से बनाया है वो बोल रहे हैं। वो द बजट यू हैव प्रिपेयर्ड विद एन इंटेंशन फॉर द रिजल्ट विच यू विल बी एक्सपेक्टिंग, और द बजट इज बीन प्रिपेयर्ड एज अ गोल विच यू हैव टू अचीव। ये पूछ रहे हैं। जो तू बोल रहा है वो नहीं है यहां। हैंग हो गए जोरदार। समझ में नहीं आया ना? तो थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ, सोचो। जो बजट बनाया है अपन ने, आप आपके मान लो कुछ स्टडीज का बजट बनाते हो, तो इसमें दो तरीके से आप बजट बनाते हो। दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बोलता है ये जो मैं बजट बना रहा हूं ना, इससे दिस इज द रिजल्ट इट कैन बी एक्सपेक्टेड, और ये बजट बनाते इससे ये गोल अचीव करना है। थोड़ा दिमाग लगाओ। यू आर देयर, कम ऑन। रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड, गोल टू बी अचीव्ड। वो बजट कैसा है? रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या है रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड? हाँ बेटा, फिर भी नहीं समझा मेरे को। कम ऑन, नॉट इवन अ सिंगल गाय। रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड बट द बजट टू बी एस्टेब्लिश्ड एज अ रिजल्ट्स टू बी, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो तो सही, rather than as a goals to be achieved. ए कुछ भी मत बोल रहे तू, बैठ चुप। सीए इंटर का गोल नहीं है वो, तक तक। हाँ उधर किधर, किसने हाथ ऊपर किया था ना वहां? क्या हो गया? तो बोलना नहीं, मौसम बदल गया, ठीक है, वही एग्जाम्पल था। हाँ, रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड, गोल्स टू बी अचीव्ड। द बजट, सुनो ना मेरी बात को ध्यान से। गोल जो है ये हम लोग क्या देख रहे हैं? कौन से सर्कमस्टेंसेस में बना हुआ है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बजट बना है ना, द बजट इज एज अ रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड। बजट एज अ रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड, बजट एज अ रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बजट हम लोग बना रहे हैं ये आने वाले फ्यूचर में यही होगा, यही होगा, यही होगा। दिस इज द रिजल्ट। ये बजट, ऐसा ऐसा काम करोगे ये आपको मिलेगा। रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड। आर यू देयर विथ मी? डोंट गिव अप, कम ऑन। अगर बजट बना रहा हूं तो बजट में जो डेटा डाल रहा हूं वो मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर डेट में मुझे ये रिजल्ट मिलने वाले हैं।
दिस इज द रिजल्ट आई विल गेट। मतलब आप समझो, विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। मैं समझा रहा हूं, आपको ध्यान देना। अभी जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं ना, वैसा ज काम करेगा मैं, तो फ्यूचर में मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा। ये फ्यूचर में ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। नहीं समझे? अगर अभी जिस तरीके से तुम पढ़ रहे हो ना, तो उस हिसाब से तुमको ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। ये बजट है मेरा कि इतना प्रॉफिट होगा, इतना। जिस तरीके से अभी जो आपका मोडस ऑपरेंडी है ना, द वे यू आर डूइंग द बिजनेस राइट नाउ, मतलब जैसे हालत में हो वैसे ही हालत में अगर आप आपका धंधा कंटिन्यू करोगे, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो होगा रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड। बजट कैसा बना है, ये समझा गया? इंग्लिश बहुत जोरदार चाहिए इसके लिए, समझो बात को। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, इज द रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड in the present scenario, keeping the present situation intact, the way of doing your business presently right now, तुम ये अचीव कर लोगे। दिस इज द रिजल्ट यू विल गेट। अब दूसरा होता है द बजट आई प्रिपेयर, कि मुझे वहां पहुंचना है। अब क्या होता है उसमें, एग्जिस्टिंग तरीके से जो काम कर रहा हूं ना साहब, वहां वैसा नहीं पहुंच सकता। सो आई हैव टू लेवल अप माई गेम। तुम समझ रहेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आई हैव टू टेक व्हाट एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू रीच टू दैट गोल। दोनों में डिफरेंस समझ रहेगा? एक प्रेजेंट सिचुएशन में रह के अगर मैं बजट बनाता हूं तो कहां पहुंचोगे, यहां पहुंचोगे। बट दूसरा क्या है, मुझे वहां पहुंचना है। प्रेजेंट सिचुएशन में तो नहीं पहुंच सकता, मुझे क्या करना है, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के फिर मुझे उस गोल तक पहुंचना है। समझा क्या दोनों में डिफरेंस? ये मालूम होना बहुत जरूरी है। सो डिफरेंस जो बजट आपका बना है, तुमको समझ रहे हैं? इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, और इसीलिए मैं पहले आपको ट्राई करने के लिए मौका देता हूं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये जितना पढ़ने के लिए सिंपल है ना, बराबर, वो सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स मत पढ़ो, उसके अंदर की जो भावना है वो भी समझो आप। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो बजट आपने बनाया है, वो बजट आपने बनाया है किस हिसाब से, कि ऐसे ही अगर काम करेंगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे। तो अब आप क्या कंपेयर कर रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा ना, रेलेवेंट है या नहीं है। आप अगर कंपैरिजन कर रहे हो, तो अगर कंपनी ने अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए नहीं है, तो गोल टू बी अचीव्ड वाला बजट मेरे लिए कोई रेलेवेंट है क्या, बताओ? यही तो रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं ना भाई। अरे तुम समझे क्या नहीं समझे? कंपनी ने बजट बनाया कि हमें वहां पहुंचना है, बट उसके लिए कंपनी ने कोई एफर्ट नहीं लिया है। जैसे उनका काम काज चल रहा था वैसा वो चल रहा है। तो मुझे बताओ, द गोल टू बी अचीव्ड एंड योर एक्चुअल रिजल्ट्स, इज इट कंपेरेबल? तो इज इट रिलायबल? नो। बट अगर कंपनी ने बनाया है कि ये रिजल्ट एक्सपेक्ट किए थे हमने कि अगर ऐसे ही काम करेंगे, और उन्होंने वैसे ही काम किया है और एक्चुअल रिजल्ट मिले हैं, तो क्या दोनों कंपैरिजन हो सकता है क्या दोनों में? अरे समझे नहीं समझे? सो अपने को देखना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ योर कंपेरेबल एंड वेदर इट इज रेलेवेंट फॉर यू, बिकॉज व्हेन इट बिकम्स रेलेवेंट इट इज व्हाट, रिलायबल फॉर यू। किसी को क्वेरी है, नहीं समझ में आया, पूछिए। पूरा लास्ट वाला तुम समझो बात को। You are preparing what? A budget. Everyone concentrate please. You are preparing what? A budget. Budget एक कैसा होगा? Results to be expected. और एक बजट कैसा होगा? Goals to be achieved. यहां पे ये बजट कैसा बनेगा? Keeping the present situation in mind. बोलो yes or no? And this budget, that is the goals to be achieved, कि हम लोग क्या करेंगे? We will take what the efforts to make sure that we reach to that goal. अरे बोलो yes or no? अरे बोलो भाई। So हम लोग यहां पे क्या करेंगे? हम लोग यहां पे efforts लेंगे ना बच्चों? बोलो yes or no? मतलब अगर मैंने आपको बोला कि अगर इस तरीके से अभी आप अगर जो पढ़ रहे हो, अगर वैसे ही पढ़ते रहोगे तो आप सिर्फ पास हो जाओगे। तो ये आपका क्या हो गया कि
जो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आपका रिजल्ट क्या है वो मैंने बजट फोरकास्ट किया है. बोलो यस और नो. अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर बेटा तू ऐसे ऐसे पढ़ेगा ना तो तेरा रैंक पक्का है, तो दैट इज व्हाट द गोल टू बी अचीव्ड. तो तुमको और एफर्ट करना पड़ेगा. तो बजट दो टाइप के होंगे, रिजल्ट टू बी अचीव्ड और गोल्स टू बी अचीव्ड. रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड और गोल्स टू बी अचीव्ड. वो एक्सपेक्टेड और अचीवमेंट में डिफरेंस है वो. बोलो यस और नो. यस. अब ध्यान से सुनना. नाउ आई टॉक अबाउट द सिचुएशन. किसकी बात कर रहा हूं अब मैं? सिचुएशन की. सिचुएशन ऐसे हुआ, कंपनी फॉलोड नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ डूइंग बिजनेस. क्या हुआ? कंपनी फॉलोड व्हाट? नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ डूइंग बिजनेस. मुझे बताओ मेरे लिए कौन सा बजट, रेलेवेंट बजट कौन सा होगा? रेलेवेंट बजट कौन सा होगा? वेरी गुड. अब समझ में आया आपको? रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड. क्योंकि कंपनी फॉलोड द नॉर्मल प्रैक्टिस, इसमें मुझे क्या मिलेगा? एक्चुअल रिजल्ट्स मिलेंगे. बोलो यस और नो. और यहां पर रेलेवेंट बजट में कितना एक्सपेक्ट किया था वो मिलेगा. फिर मैं कंपैरिजन कर सकता हूं ना. अरे बोलो यस और नो. दैट इज व्हाट इट बिकम्स द नेचर एंड द रेलेवेंस, कि वो रेलेवेंट है या नहीं है. यहां पे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बजट गोल्स टू बी अचीव्ड का लेता तो क्या मेरे लिए वो रेलेवेंट होता क्या? नहीं. दैट इज व्हाट इज द थर्ड पॉइंट. समझे नहीं समझे? वहां पे स्टिक नोट लगा के ये एग्जांपल आप लिख लीजिए, आपको समझ में आएगा द डिफरेंस बिटवीन द बजट which is to be expected or the budgets which are to be achieved. लिखो. ये रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस बहुत क्लियर होना चाहिए so that you understand everything what is there in it. Over. चलो last 20 seconds. Hurry up. Done? चलिए. सो यहां पे अपने दो पॉइंट खत्म हो गए. वो कौन से थे वो? एक सुटेबिलिटी और दूसरा रिलायबिलिटी. सुटेबिलिटी के बारे में क्या क्या पढ़ा था एक बार बताइए फटाफट. सो सुटेबिलिटी के बारे में क्या क्या बात हुई थी बताइए. लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए सुटेबल है. सेकेंड, the relationship should be present. Third, it depends upon the auditor's assessment. Correct है ना? फिर it depends upon fourth क्या कहता है? The nature of assertion.
the risk of material misstatement. Based on that, he will decide whether to use the analytical procedure or test of details. He can decide only to use test of details, or he can decide to use test of details in combination with analytical procedures. Second point हम लोग ने बात करी किसके बारे में? About reliability. Reliability is influenced because of three reasons. Number one, source, nature and circumstances. तो वो कौन से है? Number one, source. Number two, comparability. Number three, nature and relevance. Number four अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कौन सा है? Control over the preparation. Control over preparation क्या कहते हैं? Of the information that are designed to ensure completeness, accuracy and validity. For example, तुम समझो कि जो बजट तुम बना रहे हो, या जो तुम फोरकास्ट बना रहे हो, या पिछले साल का फाइनेंशियल डेटा जो अगर तुम ले रहे हो, या इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन अगर तुम कंपाइल कर रहे हो, एग्जाम्पल समझ रहे, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन कंपाइल कर रहे हो, प्रीवियस पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बजट से, फोरकास्ट से, करेक्ट है ना? वो कंपैरिजन के लिए आप डेटा बना रहे हो ना, वो डेटा बनाते समय कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर वो डेटा बनाते समय कंट्रोल नहीं है, तो विल दैट डेटा बी एक्यूरेट? विल दैट डेटा बी कंप्लीट? विल दैट डेटा बी वैलिड? विल दैट डेटा बी रिलायबल? नो. समझे बात को? सो व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग द डेटा फॉर द पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, that data when it is getting prepared should make sure that it has what? Prepared under a proper control, so that there are less errors, it is more accurate, it is valid and therefore it is what? Reliable. आई बात समझ में? Simple. Comparability of data के 4 points बताइए बच्चों. Sorry, हाँ, reliability of the data के 4 points बताइए कौन से हैं? Source, comparability, nature and relevance and last में क्या कहते हैं? सुनाई नहीं आया? सुनाई नहीं आया? कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन. सही बात एकदम. यस. अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. करेक्ट है ना? अब यहां से हम लोग को क्या करना है? देखो बस खत्म होने आ गया अभी. समझ रहे क्या बात को आप? यस. सो अभी हम लोग बात करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मतलब हमें यहां से अभी क्या करना है? एक्सपेक्टेशन को डेवलप करना है. ठीक है, आराम से ध्यान से सुनिएगा. क्या कहता है? Matters relevant to the auditor's evaluation, whether the expectation can be developed sufficiently precisely to identify a material misstatement when aggregated with other misstatements. Correct है ना? May cause the financial statements include. मतलब अब अगर अपने को एक्सपेक्टेशन डेवलप करना है, और वो एक्सपेक्टेशन कैसे प्रिसाइज डेवलप करना है, तो उसके लिए अपन ने कौन सी बातें कंसीडर करनी चाहिए. अब पहली बात एकदम ध्यान से सुनना. हम हमेशा किसी ना किसी चीज के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशंस डेवलप करते हैं, बराबर के नहीं? अब एक सिंपल सी बात है, जैसे आप क्लासेस को आए थे, आप कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आए थे. एनीवन रेज योर हैंड एंड जस्ट टेल मी व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू एंटर्ड द क्लास. कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एंटायर क्लास? कि जो भी आप लेक्चर्स आप अटेंड करोगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कोई भी हाथ ऊपर करके बोलो ना भाई. संडे को छुट्टी मिलनी चाहिए. दैट वॉज वॉट दी एक्सपेक्टेशन नंबर 1. ठीक है ना? हाँ. उसके बाद और क्या एक्सपेक्टेशन चाहिए? अच्छे से पढ़ाई हो. अब ध्यान से सुनना. अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि संडे को छुट्टी होनी चाहिए या अच्छे से पढ़ना चाहिए. अब होता क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम लोग बोलते हैं ना भाई थोड़ा हिसाब से तो एक्सपेक्ट कर. तुम समझ रहे क्या? हम लोग यही बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशन करो बट क्या करो? थोड़ा हिसाब से. लेट दैट बी व्हाट? प्रिसाइज. लिमिट में करना एक्सपेक्टेशन. तुम समझ रहे क्या बात को? सो अब तुमको मालूम है कि द नंबर ऑफ डेज विच आर अवेलेबल विथ अस एंड द नंबर ऑफ चैप्टर्स विच वी हैव टू कंप्लीट, करेक्ट है ना? बहुत ज्यादा है. सो समवेयर वी हैव टू स्टडी मोर एंड एंजॉय लेस, बराबर? तो उसमें अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? संडे को छुट्टी हो. सो दैट एक्सपेक्टेशन इज व्हाट? नॉट प्रिसाइज. और उसके बेसिस पे अगर तुम एनालिसिस करोगे, यार मैं तो सोच के आया था कि संडे को छुट्टी मिलेगी, यहां तो छुट्टी नहीं मिल रही है. एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या हो जाएगा? यहां पे तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अच्छे से नहीं पढ़ाते. तो समझ रहा है, ये जो एनालिसिस है वो गलत हो जाएगा ना. तुम समझ रहे क्या? ये एनालिसिस जो है वो गलत हो जाएगा. तो आपने एक्सपेक्ट करना चाहिए, बट वो क्या करना चाहिए? प्रिसाइज होना चाहिए. अब वो एक बच्चा बोलता है कि सर अच्छे से पढ़ाना चाहिए.
अब अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन क्या हो गया? वेरी वेग। अगेन ये आपके एग्जाम्पल से, इसी से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है। अच्छे से पढ़ाना चाहिए, दिस एक्सपेक्टेशन इज व्हाट? वेरी वेग। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, वी डोंट नो। तुम समझ रहे क्या बात को? व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, इट इज नॉट डिफाइंड समवेयर। तुम समझ रहे क्या बात को? अब जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं एकदम अच्छे से, सम में से इट इज गुड, मैं क्या आपको रिवाइज करा रहा हूं पूरा सब कुछ क्लास में, बट अदर्स में से इट इज व्हाट? बैड। बराबर के नहीं? सो दैट एक्सपेक्टेशन इज व्हाट? वेरी वेग। सो वापस से हम लोग को क्या करना चाहिए? एक्सपेक्टेशन शुड बी व्हाट? प्रिसाइज। कि सर मुझे ना आप याद कराओ, और याद कराओ भी वापस क्या है? अगेन अ वेग। अब हेडिंग याद कराओ, अंदर के कंटेंट। अभी कुछ बच्चे आके मेरे को बोलते हैं सर हेडिंग सारे याद है सर वो अंदर थोड़ा सर वो डिफिकल्ट हो रहा है, क्या करूं? बोला भाई पहले ही हेडिंग में अपनी जान जा रही कि इतना हम लोग कुछ कर ले, अंदर के कंटेंट को याद करने में मतलब तो और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। सही बात है ना? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेन एवर वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एनालिसिस की क्या सोच के आए थे एक्सपेक्टेशन, एंड क्या एक्चुअल में आप लेके जाओगे, दैट इज द एक्चुअल रिजल्ट्स। सो वो जब आप कंपैरिजन करते हो तो सबसे पहले जो एक्सपेक्टेशन आपने डेवलप करना चाहिए, इट शुड बी प्रिसाइज, इट शुड बी रीजनेबल। एक्सपेक्टेशंस व्हाट वी डेवलप शुड बी व्हाट? रीजनेबल। तो हम लोग प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। अगर एकदम जनरल एक्सपेक्टेशन लगा ले, अगर वेग एक्सपेक्टेशन लगा ले, तो एनालिसिस करना डिफिकल्ट भी हो जाएगा, या एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट्स भी मिलेंगे, द रिजल्ट्स इटसेल्फ विल बी व्हाट? नॉट रिलायबल, एंड यू कैन नॉट परफॉर्म व्हाट? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आई बात समझ में आपको? सो अगर हम लोग को एक्सपेक्टेशन डेवलप करना है, और वो एक्सपेक्टेशन अगर हम लोग को क्या रखना है? प्रिसाइज रखना है। सो कौन से बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है? अब हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू बात करेंगे, ध्यान से सुनना। द एक्यूरेसी विथ विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ द सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी प्रिडिक्टेड। क्या कहता है? द एक्यूरेसी, अभी एक एक चीज पढ़नी है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं, इसके अंदर सिर्फ 3 पॉइंट्स है, एकदम ठंडे दिमाग से। द एक्यूरेसी विथ विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कैन बी प्रिडिक्टेड, मतलब अगर आप आने वाले रिजल्ट्स को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हो तो आपका एक्सपेक्टेशन प्रिसाइज होगा ना, एक्यूरेट होगा ना आपका। समझ रहे क्या बात को? फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज द ऑडिटर में एक्सपेक्ट अ ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन कंपेयरिंग व्हाट द जीपी मार्जिन्स फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, डू यू अग्री विद दिस? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इट इज व्हाट? कंसिस्टेंट होता है ना, क्या नहीं होता? जीपी रेशियो कभी निकाला है आपने? जीपी रेशियो, जीपी रेशियो अगर अपन देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले सेल्स, फिर देन वी व्हाट राइट ओवर हियर द क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान देते रहना बच्चों, हियर वी राइट व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक। फिर उसके बाद यहां पे हम लोग लिखते हैं क्या? ओपनिंग स्टॉक। फिर यहां पे हम लोग लिखते हैं क्या? परचेसेस। फिर यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? परचेस के बाद वेजेस होंगे कुछ, बोलो यस और नो। फ्रेट इनवर्ड लिखते हैं क्या यहां? क्या आउटवर्ड लिखते हैं? श्योर हो ना एकदम? ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना ये? अरे बोलो हाँ, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। सो ये फ्रेट आपका कौन सा? इनवर्ड। सो यहां पे फिर आपको क्या मिलता है? ये जो आपका है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो जीपी मार्जिन आप निकालते हो, ये आपने चाहे फिर ईयर 1 के लिए निकाला हो, या आपने ईयर 2 के लिए निकाला हो, या ईयर 3 के लिए निकाला हो, ये जो जीपी मार्जिन मतलब जो ये रेशियो है जीपी टू सेल्स, मुझे बताओ क्या ये मोर और लेस सेम रहेगा क्या बदलेगा? मोर और लेस इट विल बी सेम अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ चेंज इन द सेलिंग और द परचेस प्राइस। द जीपी रेशियो विल बी व्हाट? द सेम। ये एफएम में पढ़ा होगा आपने कभी, रेशियोज कुछ ऐसे। So GP ratios will be the same year on year basis until and unless there is what? A change in the selling price. क्योंकि try to understand, if your purchases are, if your sales increase, the direct impact is on what? Purchases. The direct impact is on what? Wages. And again the direct impact is on what? Wages. तो अगर सेल बढ़ेगा तो ये खर्चा भी बढ़ेगा ना? अरे बोलो भाई, yes. बट अगर मान लो आपका परचेस बढ़ा
बट आपका सेल्स नहीं बढ़ा तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक तो बढ़ेगा ही ना. सो दूसरे साइड में वो डायरेक्ट इफेक्ट आना ही है उसका, कहीं ना कहीं तो डायरेक्ट इफेक्ट आना ही है. अरे बोलो भाई. सो क्वांटिटी वाइज अगर आप देखोगे तो अगर परचेस बढ़ाया बट सेल्स नहीं बढ़ा तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, वो उसी साइड में है ना. बोलो यस और नो. फिर उसके बाद अगर आपका परचेस कम हो गया बट सेल्स बढ़ा तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा और अगले साल ओपनिंग स्टॉक कम हो जाएगा. सब जगह इंपैक्ट घूम फिर के वो डायरेक्ट है ना सारी चीजें. अरे तुम समझ रहे क्या, वो सारी चीजें क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. सो इसके लिए जो अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट जो अपने को मिलना है, बराबर के नहीं, और ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट विल बी डिफरेंट, क्योंकि सेल परचेस अलग अलग हो सकता है बट उसका मार्जिन, उसका परसेंटेज, जीपी टू सेल्स का रेशियो क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा until and unless there is what a change in the selling price. अरे तुम समझ रहे क्या बात को. तो इसलिए आप समझने की कोशिश करो बात को कि अगर ये मार्जिन्स प्रेडिक्टेबल है तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या मैं अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकता हूं क्या. बोलो यस और नो. कि अगर इस साल मेरे को अगर 30% प्रॉफिट हो रहा है जीपी में तो नेक्स्ट ईयर भी क्या हो सकता है, लगभग 28 to 32 के रेंज में हो सकता है क्या. तो वो एक्सपेक्टेशन क्या मेरा प्रिसाइज है क्या. अरे बोलो भाई, वो एक्सपेक्टेशन प्रिसाइज है क्या मेरा. अरे बोलो ना बच्चों. यस. सो देन वी से yes, we can develop an expectation when there is a greater accuracy for prediction. But on the other hand, when I talk about the general expenses की बात करता हूं, क्या वो जनरल एक्सपेंसेस प्रेडिक्टेबल है क्या. टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रेडिक्टेबल है क्या. कभी अगर आपने ज्यादा कॉलिंग कर ले तो बढ़ेगा वो, अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा कंज्यूम कर ले तो बढ़ेगा. कैन यू प्रेडिक्ट कि सर मेरा इस साल इतना बिल आया तो अगले साल उतना ही आएगा. नहीं. समझे नहीं समझे. तो उसका प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ा कम है, तो इसीलिए एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन कम है. तो एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो बट दैट कैन नॉट बी व्हाट, प्रिसाइज. हम ये नहीं कह रहे कि सर एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं बट इट विल बी नॉट दैट एक्यूरेट एज कंपेयर टू व्हाट द जीपी. आई बात समझ में. सो अगर आपको एक्सपेक्टेशन डेवलप करना है तो आपको देखना है कि रिजल्ट्स आप कितने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हो. आई बात समझ में. पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है. The accuracy with which the expected results of substantive analytical procedures can be predicted. For example, the auditor may expect a greater consistency in comparing GP margins from one period to another than comparing the discretionary expenses such as research or advertising. इस बार अब पहले के ज़माने में in the earlier days advertisement में बहुत करता था, because I was 7 years back एडवर्टीजमेंट बहुत करता था, पैम्पलेट्स बांटता था मैं. मेरे स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन स्कोर करते थे उनका मैं क्या बोलते हैं, ब्रोशर बना के, पैम्पलेट बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था. फेसबुक व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करता था मैं. करेक्ट है ना. बिकॉज उस टाइम पे आई वॉज द न्यू एंट्रेंट इनटू द मार्केट, सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वर हाई. आज के तारीख में जितना पहले करता था और अभी कर रहा हूं, जमीन आसमान का फर्क है. मे बी आई डू 1 or 5% ऑफ द एडवर्टीजमेंट व्हाट आई यूज्ड टू डू अर्लियर. समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अब भाई नाम एस्टेब्लिश्ड है, पीपल नो हाउ आई टीच. तो मेरे को जबरदस्ती एडवर्टीजमेंट करके मेरा क्या होने वाला, रेवेन्यू का नुकसान होने वाला है. नाउअडेज यू आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट. आपको मालूम है भाई, तुम कितना ही एडवर्टीजमेंट कर लो, तुम कितना ही अपनी तारीफ करा लो, कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली यू टेक अ पास्ट एक्सपीरियंस रेफरेंस, बराबर. यू कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फैकल्टी एंड देन यू डिसाइड कि बाबा वेदर टू गो विद हिम और नॉट. सही बात है ना एकदम, बराबर. So irrespective of how much ever advertisement I do, is it gonna be working? No. So क्या predictability है क्या उसमें कि सर ने पिछली बार है ना 50,000 रुपए करे थे एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस में साल भर में, तो इस साल 50,000 या 50,000 से तो ज्यादा तो करेंगे. कोई कहीं ऐसा कुछ है क्या? नहीं. सो वहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी कम है. आई बात समझ में. बोलो. तो अगर प्रिडिक्टेबिलिटी जहां कम है तो वहां एक्सपेक्टेशंस प्रिसाइसली एक्यूरेटली लगा सकते हैं क्या? नहीं. पॉइंट नंबर 1 समझ में आया आपको? यस. तो क्या कहना चाहते हैं हम लोग? सिंपल सी बात है, जहां प्रिडिक्टेबिलिटी है वहां एक्सपेक्टेशन प्रिसाइसली हम लोग डेवलप कर सकते हैं. सिंपल एकदम बात. मोर द प्रिडिक्टेबिलिटी, मोर प्रिसाइसली द एक्सपेक्टेशंस कैन बी डेवलप्ड एंड वाइस वर्सा. पॉइंट नंबर 1 क्लियर एकदम? यस. नंबर 2, the degree of information that can be disaggregated. अगर आप ये बातें अगर आप पढ़ रहे हो ना,
तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. प्रेडिक्ट फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स. अरे तुम समझ रहे क्या? उसमें क्या प्रिडिक्टेबिलिटी पॉइंट हो चुका था क्या? बोलो ना कुछ. तो यहां पे ये बात करता है प्रिडिक्टेबिलिटी, और यहां पे हम बात करते हैं किसके बारे में? डिसएग्रीगेशन के बारे में. मुझे बताओ, जब इंफॉर्मेशन छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होगी तो क्या, मुझे एक बात बताओ, एक्सपेक्टेशन हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं क्या? एक्सपेक्टेशन अबाउट सर पूरा सिलेबस कैसे पढ़ाएंगे, एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट सर ये चैप्टर कैसे पढ़ाएंगे, कौन सा आप एस्टिमेट अच्छे से कर पाओगे चैप्टर वाइज? अरे बोलो यस और नो. तो छोटा छोटा करके फिर ओवरऑल हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या कर सकते हैं? एक्सपेक्टेशन एक डेवलप कर ही सकते हैं ना. ग्रेटर द डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन द मोर यूजफुल इट इज. ऐसा पढ़ा था अपन ने कहीं? यस. For example, substantive analytical procedures may be more effective when applied to financial statements on individual sections or operation, or to financial statements of components of a diversified entity than when applied to the financial statements of the entity as a whole. सही बात है एकदम. छोटे छोटे चीजों पे आप एक्सपेक्टेशन अच्छे से डेवलप कर सकते हो एज कंपेयर टू दी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. करेक्ट है. थर्ड, द लास्ट पॉइंट, आप एक्सपेक्टेशन कभी कर सकते हो भाई? when the information is available with you. So यही अपना पॉइंट भी एक पढ़ा था क्या सबसे पहले? there should be what? availability of data. तुमको समझ में आ रहा है कि सारे वही पॉइंट्स एक अलग स्ट्रक्चर में यहां पे क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए. अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो. अब आपको दिख रहा है कि वो जो पूरा कंटेंट है उसके अंदर हेडिंग इच मेन है सिर्फ, बाकी जो अंदर का कंटेंट है वो क्या है? पूरा एग्जाम्पल से तो भरा हुआ है वो. Are you understanding? It is full of example. आप देख लो, कोई भी चीज देख लो आप, बराबर. आपको यही एग्जाम में एग्जाम्पल चिपका के आना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, the auditor may consider whether financial information such as budgets or forecasts and non-financial information such as number of units produced or sold is available to design substantive analytical procedure. If it is available, then obviously he will consider what? Reliability. ये तो हमको मालूम ही है भाई. समझ में आया आपको? सो बताइए अभी मुझे क्या क्या बात हुई अपनी. हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हाउ टू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर. सबसे पहले वी हैव टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी. फटाफट बोलो, सुटेबिलिटी के लिए क्या क्या कहते हैं हम लोग? सबसे पहले लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस. सेकंड पॉइंट क्या कहता है? रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बट डिपेंड्स अपॉन द ऑडिटर्स असेसमेंट. वो इंडिविजुअली असर्शन या रिस्क को देखते हुए सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल करेगा या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करेगा. सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं किसके बारे में? रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड रेलेवेंस एंड कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन. थर्ड अभी हम लोग ने बात पढ़ी हो किसके बारे में? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, उसका अपने को क्या डेवलप करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेशन. वो एक्सपेक्टेशन कैसे होनी चाहिए? प्रिसाइज. तो वो प्रिसाइज होने के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी? नंबर वन, द एक्यूरेसी विथ विच इट कैन बी प्रिडिक्टेड. नंबर टू, डिसएग्रीगेशन. एंड नंबर थ्री, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो प्रेडिक्ट करूंगा तो एक्सपेक्टेशन डेवलप कर पाऊंगा. 3 पॉइंट समझ में आए? अब आखिरी पॉइंट जो क्या कहता है? इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. लास्ट पॉइंट है. सही है ना एकदम? कोई डिफिकल्टी है क्या इस चैप्टर में? फ्लो समझ में आ रहा है ना पूरा आपको? सो इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. Analytical procedure performed in accordance with SA 520 to identify what? Identify fluctuations or inconsistencies with that of the other, and then क्या कहता है? If they differ with the expected values, the auditor shall investigate. यही आप जो यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ रहे हो, मुझे बताओ, जब ऐसे 520 शुरू किया था, एनालिटिकल प्रोसीजर चैप्टर शुरू किया था, वही लिखा हुआ था क्या? इट इज इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल. फिर उसके बाद क्या कहता है? इट ऑल्सो एनकम्पासेस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस और इनकंसिस्टेंसीज. ऐसा कहीं याद आ रहा है? हाँ, वही लिखा हुआ है. सो इन्वेस्टिगेट. सो अब अपने को क्या करना है? अगर अपने को कहीं पे भी, सिंपल सी बात है, कहीं फ्लक्चुएशन मिलता है, कहीं इनकंसिस्टेंसी मिलती है, और ये फ्लक्चुएशन या इनकंसिस्टेंसी सिग्निफिकेंट है, तो हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे. और फर्दर इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे? सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछताछ करेंगे. दूसरा,
अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे एज नेसेसरी। 2 पॉइंट्स पहले दिमाग में डालने का। क्या करना है? 2 बातें क्या है? मैनेजमेंट से पूछताछ करने का, और दूसरा क्या करने का? क्या करने का? अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने का। मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर सकते हैं ना आप लोग, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं ना आप लोग, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं ना, सरप्राइज चेक कर सकते हैं ना। अदर ऑडिट प्रोसीजर जो मर्जी आए वो करो। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो इंक्वायरिंग द मैनेजमेंट अबाउट द अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेस। अब ध्यान से देखना क्या है। ऑडिट एविडेंस रिलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेस में बी ऑब्टेन्ड by evaluating those responses, taking into account the auditor's understanding of the entity, its environment, and with other audit evidence obtained during the course of audit। नहीं समझे? नहीं समझे, इसीलिए बहुत जरूरी है मेरे साथ उसको पढ़ना। अब जैसे क्या होता है, ये ऑडिटर है, ठीक है ना। यहां पे क्या होता है? 2 बातें होती है। एक एक्सपेक्टेड अमाउंट्स होते हैं और एक एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं। इनमें क्या मिलता है अपने को? डिफरेंस मिलता है। ऑब्वियसली वी विल इंक्वायर इट टू द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट व्हाई देयर इज सच डिफरेंस। बोलो यस और नो। ऑब्वियसली आफ्टर इंक्वायरिंग मैनेजमेंट विल गिव अस व्हाट? द रीजंस। बराबर के नहीं? सो ये जो रीजंस मैनेजमेंट ने दिए हैं, ये मतलब क्या है? मैनेजमेंट का क्या है बेटा? रिस्पॉन्स है। ये क्या है मैनेजमेंट का? ये क्या है? मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स है। तुम समझे बात को? अब मैनेजमेंट ने सिर्फ रिस्पॉन्स दिया है, बराबर, तो क्या हम लोग यकीन मान ले मैनेजमेंट हैज गिवन दिस रीजंस की इसके वजह से डिफरेंस है? नहीं, हम लोग तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस विच इज रेलेवेंट टू द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सेस। अब बात समझ में आई आपको? ये इन्वेस्टिगेशन है अपना। पहले मैनेजमेंट से पूछेंगे कि ये डिफरेंस क्यों आया, मैनेजमेंट आपको वो रीजंस बताएगा, और ये रीजंस जो आपको मिले हैं ना, तो बेटा क्या करेगा तू? फिर ये रीजन से रिलेटेड ऑडिटर क्या ऑब्टेन करेगा? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। बराबर के नहीं? कि मैनेजमेंट ने जो बोला वो सही है या नहीं, प्लस मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो भी वो सही है या नहीं, मैं पूरा ये इवैल्यूएट करेगा। अब समझ में आई बात आपको? सिंपल सी बात है। फिर से पढ़ते हैं, इसलिए मेरे साथ वो पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। वो एक बार वो समझ में आ गया खलास। क्या लिखता है वहां पे? ऑडिटर्स एविडेंस रिलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज मे बी ऑब्टेन्ड बाय इवैल्यूएटिंग दोज रिस्पॉन्सेज टेकिंग इनटू अकाउंट व्हाट आल्सो आई विल कंसीडर। एविडेंस तो ऑब्टेन करेगा, बट कंसीडरिंग what is my understanding about the entity, its internal control, plus what other audit procedures। मैंने सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर, मैंने कुछ दूसरी बातें भी तो चेक करी है ना। तो उन सारी बातों को ध्यान में रख के मैनेजमेंट ने जो बोला है उसके लिए मैं सबूत इकट्ठा करूंगा। सही बात है एकदम? यस। दूसरा, परफॉर्म व्हाट अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एज नेसेसरी। सिंपल, खत्म हो गया। और यहां पे उन्होंने बस क्या दे दिया? एग्जाम्पल दे दिया। That is, if the management is unable to provide an explanation or explanation together with audit evidence obtained is not considered adequate। 2 बातें होगी। एक तो मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, या मैनेजमेंट ने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके बारे में जो सबूत हमें मिला है वो एडिक्वेट, अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हमें और उसको जस्टिफाई करने के लिए और तहकीकात करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? दैट इज व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन। समझे नहीं समझे? सो यहां पे हम लोग ने क्या कंप्लीट किया? द हाउ वी यूज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर खत्म नहीं हुआ। हाउ वी यूज व्हाट? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अब बचा क्या है? बस सिंपल टेक्निक्स बचे हुए, सिंपल एकदम। सो ये कुछ लिखना है आपको? लिख लिया ना? फटाफट लिखो, जिन्होंने नहीं लिखा 30 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट स्क्रिबल करो उसको। चलो डन? यस, ओके। क्या हुआ? नहीं हुआ? अच्छा तू लिख रहा है, क्या बात है, वाह यार। रख दे बेटा फोन अंदर, याद आ रही क्या? देखो
सो क्या हुआ यहां पे पढ़ के अपना अभी तक? स्ट्रक्चर ध्यान में है क्या आपको? बोलो भाई। यस। फिर अब आते हैं हम लोग टेक्निक्स का, एक पेज बचा हुआ है बीच में। सो व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स? एक हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस। आपको मालूम है एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड। ट्रेंड मतलब क्या? एक पैटर्न। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ये बोलो बच्चों, ये बहुत इजी है, तुम बस ध्यान दो पहले। ट्रेंड मतलब क्या कहता है? एक पैटर्न होता है। अब जैसे अगर मेरा, सेजल बेटा ध्यान देना, है ना, यहां से मेरे को दिखता है बेटा कि कौन क्या कर रहा है, तो संभाल अपने आप को, है ना। सो व्हाट इज ए ट्रेंड एनालिसिस? सो ट्रेंड एनालिसिस इज व्हाट? अ पैटर्न। बराबर कि नहीं? मतलब हर बिजनेस का आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा कि एक देयर इज अ बिजनेस साइकिल। या बचपन में अपन पढ़ते थे कि बिजनेस ऑपरेट्स इनटू व्हाट? 3 phases और 3 stages: इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अगर कांस्टेंट रिटर्न्स पे इनोवेशन नहीं किया तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स, इनोवेशन किया तो फिर से इंक्रीजिंग रिटर्न्स। एक ट्रेंड होता है बिजनेस का, बोलो एक पैटर्न होता है। तो हम लोग जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ट्रेंड देखते हैं, हम लोग पैटर्न देखते हैं। बराबर कि नहीं? और अगर उनका बिजनेस उस ट्रेंड, उस पैटर्न को फॉलो करता है तो वी हैव नो क्वेरीज। बट इफ देर इज समथिंग अदरवाइज देन दैट पर्टिकुलर ट्रेंड, तो हम लोग को कुछ गड़बड़ लगती है। फॉर एग्जाम्पल इन द मंथ्स ऑफ लाइक, हम लोग अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर देखें, ये 3 महीने, तो हर बिजनेस के लिए इट इज अ बूम पीरियड। हर बिजनेस का वो सीजन होता है, क्योंकि उस समय पे बहुत सारे फेस्टिवल्स है। देयर इज गणेश उत्सव, नवरात्रि, ईद, फिर उसके बाद क्रिसमस, दिवाली, न्यू ईयर्स, बहुत सारी चीजें उसी समय पे इकट्ठा होती है। तुम समझ रहे क्या बात को? तो इन दैट फेज एवरीबडी बाइज न्यू क्लोथ्स, द शॉपिंग इज डन। तो इकोनॉमी में क्या हो रहा है? देयर इज द ग्रोथ। तो जब हम लोग को दिखता है कि अच्छा ये बिजनेस में पैटर्न है कि इन 3 महीने में अच्छा खासा सेल होता है, देयर इज अ पैटर्न कि द सेल्स राइज बाय ऑन एन एवरेज ऑफ 20%, 30%, 50%, करेक्ट है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? पीरियड ऑन पीरियड बेसिस उस वो क्वार्टर में हम लोग क्या करेंगे? वो पैटर्न को कंपेयर करेंगे। अगर वैसा अपने को मिलता है तो सही है, बट अगर अपने को दिखता है सेल कम है, तो यहां पे वी गेट अ ट्रिगर पॉइंट कि देयर में बी अ पॉसिबल मिस स्टेटमेंट, कि शायद इन्होंने सेल्स हुआ है बट इन्होंने बुक नहीं किया है। तो वी विल देन इन्वेस्टिगेट दोज रीजंस। दिस मेथड इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हिच मेथड? ट्रेंड एनालिसिस। पढ़िए फर्स्ट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? ट्रेंड एनालिसिस। सो इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं तो हम लोग करंट ईयर का तो दिखाते ही दिखाते हैं, बस हम लोग साथ ही साथ क्या, प्रीवियस पीरियड का भी दिखाते हैं कि वो यूजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने लिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। देन वी टॉक अबाउट इज व्हाट द सेकंड? रेशियो एनालिसिस। आपने पढ़ा है क्या एफए में चैप्टर रेशियो एनालिसिस? चल रहा है? बेस्ट है। जब ये चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था क्या? स्टार्ट हुआ है? हुआ ना स्टार्ट? अभी तो बोला पढ़ रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि व्हाई डू वी स्टडी रेशियोज? कुछ तो बोला होगा ना आपको कि भाई रेशियो एनालिसिस अगर हम लोग कर रहे हैं, रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग रेशियोज? एक एक हाथ ऊपर करके बोलो, ईमानदारी से हाथ ऊपर करके बोलो। अगर नहीं बोल पाए ना, मैं स्वप्निल सर को बोल रहा, देखो फिर गए तुम अभी। हाँ, कितना लिक्विड है? सो
रेशियो एनालिसिस में एक सबसे पहले आप बोल रहे हो, ध्यान से सुनो, हम लोग, चिराग खड़ा हो बेटा, हम लोग परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहे हैं. हाउ डज रेशियोज हेल्प अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस? थोड़ा इधर से रख जाता हूं. हाँ, तो वो रेशियो मिलेगा ना, वो तो कितना डेट है कितना इक्विटी हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली एक एक चीज बताऊंगा, उसका जवाब देते जाना. वो बोल रहा है सर डेट इक्विटी रेशियो से कितना डेट है कितना इक्विटी है सर, ये पता चलता है. ऐसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के भी पता चलेगा कि हाउ मच इज द डेट एंड हाउ मच इज द इक्विटी, हाउ मच इज द ओन सोर्स ऑफ फंड एंड हाउ मच इज द बोरोड फंड्स. हाँ, प्राइवेट कंपनीज की बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं होती, कौन बोला? आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जाके आप वो ऑन पेमेंट ऑफ फीस यू कैन गेट द बैलेंस शीट्स. अगर तुमको बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं है तो तुमको रेशियो भी कैसे पता चलेगा? कहां अपलोड करते? कहीं नहीं करते. इट इज फॉर इंटरनल पर्पसेस. द रेशियोज व्हाट वी गिव इज फॉर इंटरनल पर्पसेस. बैठ जाओ, बैठ जाओ, मुझे बैठ जाओ. नहीं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना. Then I won't discuss with you guys यार. मतलब तुम आपस में ही इतना इन्वॉल्व हो जाते हो. मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं सो दैट द कॉन्सेप्ट इज व्हाट लाइक इजीली वो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है करके. इट्स अ कॉन्सेप्ट बिल्डर, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो अगर तुमको आपस में बात करना तो मैं सीधा सीधा बोल के खत्म कर लूंगा, फिर वो वन वे हो जाएगा. फिर मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आप एक तो सुन रहे हो या तो आप बहुत ऊपर चले गए हो और 99% आप ऊपर ही जाओगे. तो ध्यान दो, जब पूछ रहा हूं लॉजिकली एक एक सवाल उसका जवाब दो. एक बच्चे ने कहा कि रेशियो एनालिसिस करते हैं हम लोग कंपनी का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए. बट सवाल ये है कि अब दूसरा, परफॉर्मेंस आप कैसे इवैल्यूएट करोगे? रेशियोज के थ्रू. सिंपल क्वेश्चन है मेरा. आपने कहा कि सर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे, मैंने मान लिया, अग्री कर लिया, कोई टेंशन नहीं है, सही है. दूसरा सवाल यह है कि कैसे कैसे इवैल्यूएट करूंगा रेशियोज के बेसिस पे परफॉर्मेंस. तुमने बोला सर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए रेशियोज काम में आएंगे, मैंने मान लिया. मेरा सवाल अब आपसे इतना ही है, एकदम सिंपल सवाल है कि वो रेशियोज के बेसिस पे मैं कैसे इवैल्यूएट करूंगा. हाथ ऊपर करके जवाब दो. हाँ बेटा, रेशियो इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे. चलो ठीक है. पॉइंट नंबर 1, ये परफॉर्मेंस जो रेशियोज के माध्यम से पता चलता है, तो हम लोग ये इंडस्ट्री का रेशियो क्या है सर, हम लोग वो कंपेयर करेंगे. अपने एक बोलता है सर प्रीवियस परफॉर्मेंस है, एक स्टैंडर्ड हम लोग सर रेशियो लेके चलते हुए कि लगभग इतना होना चाहिए. वो अलग अलग रेशियोज है बहुत सारे, उसमें हम लोग क्विक रेशियो, फिर हम लोग उसके बाद एसेट लाइबिलिटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वो अलग अलग लेवल के रेशियोज है. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है उसमें, बराबर के नहीं. अब मुझे एक बात बताओ, तुम समझ रहे क्या ये रेशियोज फिर क्यों काम में आते हैं परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए? बिकॉज दीज रेशियोज एक्ट एज व्हाट द इंडिकेटर्स, दे आर यूजुअली व्हाट कांस्टेंट. जब भी रेशियोज हम लोग बात करते हैं ना, देखो अमाउंट्स में वेरी, कि वो कंपनी 10 लाख का प्रॉफिट कर रही है, मेरी कंपनी 50 लाख का प्रॉफिट कर रही है. बट किसकी कंपनी बेहतर है, 50 लाख वाले की या 10 लाख वाले की? यू डोंट नो अंटिल एंड अनलेस यू टॉक अबाउट दी रेशियो, कि उसका जीपी मार्जिन कितना है, मेरा जीपी मार्जिन कितना है. क्योंकि मेरा अगर 50 लाख का प्रॉफिट है बट तुम्हारा सेल कितना है वो देखो, उसका 10 लाख का प्रॉफिट है बट उसका कम सेल में अगर 10 लाख प्रॉफिट, तुम्हारा ज्यादा सेल में 50 लाख प्रॉफिट है, अगर वो रेशियो उसके फेवर में है तो इस परफॉर्मेंस इज गुड. तुम समझे क्या बात को? अरे तुम समझ रहे क्या बात को? दैट इज वाई वी यूज द रेशियो कॉन्सेप्ट, so that we can compare it with the other entity, we can compare it with our prior performance, we can compare it with the industry performance. That is why the ratio chapter is used. आई बात समझ में आपको? Anyone any query till here? पक्की बात है एकदम? yes. अब समझो, यही एनालिटिकल प्रोसीजर है क्या? कंपैरिजन विद प्रायर पीरियड, एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स और इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, एंड इफ देयर इज अ डेविएशन बिटवीन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली वी फाइंड, बराबर के नहीं, तो यू इन्वेस्टिगेट दोज रीजंस. दैट इज नथिंग बट डूइंग इट थ्रू व्हाट? रेशियो एनालिसिस. पढ़ेंगे इसको. रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल फॉर एनालाइजिंग द एसेट एंड लायबिलिटी अकाउंट्स एज वेल एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स.
An individual balance sheet account is difficult to predict on its own, but its relationship to other account is often more predictable. Do you agree with this? Asset to liabilities, quick asset to quick liabilities, जैसे पढ़ते हो ना आप लोग, क्विक रेशियो निकालते हो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हो, जीपी टू सेल्स निकालते हो, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो हम लोग कहाँ निकालते हैं? हम लोग कॉस्टिंग में निकालते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो, करेक्ट है ना? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझो बात को. The ratios become more predictable. Ratios can also be compared over time with the ratios of separate entities within the group or the ratios of the other companies in the same industry. समझ में आया आपको? टॉपिक डिफिकल्ट है क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, उसको ध्यान देते रहना. आई बात समझ में? ओके. एग्जाम्पल, फाइनेंशियल रेशियोज में इंक्लूड व्हाट? ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फ्रेट एक्सपेंस एज परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू. अलग अलग रेशियोज हम लोग निकाल सकते हैं. क्लियर एकदम बात? बोलो यस और नो. परफेक्ट है. देन वी टॉक अबाउट इज द रीजनेबलनेस टेस्ट. किसकी बात करते हैं हम लोग? रीजनेबलनेस टेस्ट. व्हाट इज रीजनेबलनेस टेस्ट? रीजनेबलनेस टेस्ट मतलब आप समझने की कोशिश करो, whether the data what is being provided appears to be reasonable with the auditor's understanding. वापस समझो बात को. The data whether it appears to be reasonable based on the auditor's understanding. अब एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं. मैं आपको बोलता हूं, देखो आप मुझे बताना, आपको मालूम है स्वप्निल सर कितना अर्न करते हैं? नहीं. He earns like around 10 lakh rupees a year. He earns 10 lakh rupees a year. अब ये समझा क्या हुआ? सीधा तो नहीं, सर कुछ भी बोल रहे तो मतलब दिस, तुम समझो, दिस डज नॉट अपीयर टू बी रीजनेबल. अरे तुम समझे क्या बात को? दिस, अरे ध्यान दो भाई, दिस डज नॉट अपीयर टू बी व्हाट? रीजनेबल. व्हाई? बिकॉज सर आर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, आर सिंपल एनालिसिस, जब फर्स्ट डे हम लोग क्लास में आए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग ने देख लिए थे, हम लोग ने फीस से मल्टीप्लाई कर लिया था, तो हम लोग को सर आइडिया है कि उससे कहीं ज्यादा तो हो ही रहा है. समझ रहे ना बात को आप? है ना? ये तो फेवरेट टास्क है आपका, है ना? वेरी गुड. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रीजनेबल टेस्ट, व्हाट अंडरस्टैंडिंग यू हैव एंड व्हाट एक्चुअल रिजल्ट्स यू सी. If there is what? The difference, or what you see is what not reasonable, then you try to investigate the reasons. This is based on the auditor's understanding reasonableness test. समझा क्या आपको? एकदम सिंपल एग्जांपल है, बराबर क्या नहीं? यस. अनलाइक ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस में क्या है? हमारे पास क्या है? एक डेटा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए. यहां पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है. This analytical procedure does not rely on the events of prior period but upon non-financial data for the audit period under consideration. जैसे और एक एग्जांपल है यहाँ पे, रीजनेबलनेस टेस्ट. मतलब आपने यही किया ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय द फीस, इतना तो इनकम होना चाहिए, बराबर के नहीं? सो आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कौन सा है डेटा? फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल? नॉन फाइनेंशियल. उसको कंसिडर करते हुए आपने क्या कर लिया? वो प्रिडिक्ट किया कि उतना फाइनेंशियल इनकम है या नहीं है. वो फाइनेंशियल डेटा को आपने कंपेयर किया. फॉर एग्जांपल, ऑक्यूपेंसी रेट्स टू एस्टिमेट द रेंटल इनकम और इंटरेस्ट रेट टू एस्टिमेट द इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस. मतलब ये होटल्स की बात कर रहे हैं अगर, कि इफ इन होटल देयर आर 100 रूम्स, करेक्ट है ना, एंड पर रूम मे बी लाइक 4,000 रुपीज, 5,000 रुपीज विच इज चार्ज, एंड ऑक्यूपेंसी रेट इज अराउंड मोर और लेस से 80%. ऑक्यूपेंसी रेट समझते हो? मतलब ऑन एन एवरेज कितने समय तक ये होटल ऑक्यूपाइड रहता है और कितना होटल ऑक्यूपाइड रहता है, मतलब कितने रूम्स खाली रहते हैं, कितने रूम्स भरे हुए रहते हैं. सो द ऑक्यूपेंसी रेट इज लेट अस से 80% ऑन एन एवरेज. सो 80% मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट पर रूम, तो क्या हो जाएगा? अपने को एक टोटल रेवेन्यू कितना है वो एक एस्टिमेट करेंगे ना. फिर एक्चुअल में हम लोग चेक करेंगे कि भाई कितना उनका एक्चुअल रेवेन्यू है. अगर कहीं डिफरेंस मिलता है तो हम लोग चेक करेंगे कि डिफरेंस क्यों हुआ. तो फिर वो रीजन दे सकते हैं, सर टूरिज्म अच्छा नहीं था इस बार, बराबर कि नहीं? बोलो भाई यस और नो? यस. ऐसी बात है. क्लियर है एकदम? कोई डिफिकल्टी यहां तक? नहीं. These tests are generally more applicable to income statement accounts and certain accrual or prepayment accounts, क्योंकि वो predictable है ना. आई बात समझ में? And last we talk about is the structural modeling. What is this structural modeling? The data is arranged in a structure and the models are prepared.
कभी आपने देखा ही होगा ये, जैसे ये जो है, अब देखो कभी अगर आप है ना स्टॉक मार्केट की अगर अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना, स्टॉक मार्केट की कभी अगर आप बात करते हो तो आपको दिखता होगा कि ऐसे प्रीवियस डे का क्लोजिंग पूरा स्ट्रक्चर एक रेडी होता है, पूरा डेटा एनालिसिस होता है। अगर आप एप्स भी देखोगे ना, अगर कोई भी मनी कंट्रोल आप देखोगे, ऐप देखोगे, या एप्पल का स्टॉक क्या बोलते हैं स्टॉक से रिलेटेड एक स्टॉक्स करके एक ऐप है, तो अगर आप वो एप्स देखोगे ना, तुम समझो बात को कि उसके अंदर डेटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट किया होता है डिसीजन लेने के लिए। मतलब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको उसके अंदर दिखता है कि मतलब पूरा कि वो कब बढ़ा कब गिरा, डेज ट्रेडिंग, मंथ्स ट्रेडिंग, वीक्स ट्रेडिंग, ईयर्स उसका 6 मंथ्स का सब डेटा अवेलेबल होता है, पूरा ग्राफ रेडी होता है वो, बराबर के नहीं। नंबर 1, उस ग्राफ के नीचे ही उसका ओपनिंग रेट क्या था, उसका क्लोजिंग रेट क्या था, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद कितना वॉल्यूम उसके अंदर ट्रेड हुआ है, करेक्ट है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे नीचे अवेलेबल होती है। मतलब डेटा इज प्रेजेंटेड व्हाट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप वापस से एंटिसिपेट कर सकते हो कि क्या इसका होना चाहिए आपको डिसीजन मेकिंग। तो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। पढ़िए उसको, दोज आर द स्ट्रक्चर्ड मॉडल्स। A modeling tool constructs a statistical model from the financial and non-financial data of prior accounting periods to predict the current accounting balances. तो आप प्रेजेंटली आप वो डेटा यूज करके आप यही करते हैं ना कि अब ये शेयर चढ़ेगा या गिरेगा, तो आप यही उसको क्या करते हो, प्रेडिक्ट करते हो। क्लियर एकदम? यस। सो यहां पे वी कंप्लीट विथ व्हाट, वी कंप्लीट विथ व्हाट, सुने नहीं आया मुझे, द टेक्निक्स। एंड द सेकेंड पार्ट जो क्या है, पूरा टेस्टिंग, मतलब सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, पूरा वो पार्ट खत्म हो गया। एक बार अभी आप चार्ट पे नजर घुमाएंगे, मना कर ही नहीं सकते आप। अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस में जितनी भी बातें अपन ने कहीं लिखी समझी, वो चार्ट पूरा पूरा पढ़िए, पूरा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर राइट फ्रॉम टेक्निक्स टू यूज, वो यूज के अंदर के जो सब पॉइंट्स है, देखिए आपको वो चीजें याद आती है या नहीं। पढ़ो, बातें मत करना। चलो, आधे लोग तो आपस में बात ही कर रहे हैं, वैसे भी कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। 8th अभी पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, विच टॉक्स अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर्स दैट असिस्ट। सी समझो, आप अगर क्लास में नहीं पढ़ोगे, मेरे साथ वो चार्ट अगर नहीं पढ़ोगे, नुकसान आपका है। वर्चुअल वाला बंदा क्या, वो पॉज करके वो पढ़ लेगा, नुकसान आपका है। आप समझो बात को। मतलब इफ यू आर सो केयरलेस अबाउट योर करियर, मैं पढ़ने का समय दे रहा हूँ एंड आई एम सीइंग वहां बातें कर रहे हैं, यहाँ बातें कर रहे हैं, पीछे बातें कर रहे हैं, नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। मतलब बाकी आपकी मर्जी है भाई, फोर्स नहीं कर सकता हूं मैं। लास्ट में हम लोग बात करते हैं, अभी जो थर्ड पॉइंट जो बचा हुआ है वो क्या है, एंड, जो कंक्लूजन है। अब ये कौन सा कंक्लूजन है, ओवरऑल कंक्लूजन है, ठीक है ना। जो वही पढ़ा था अपन ने, आपको याद होगा कि वेदर द ओपिनियन गिवन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज कंसिस्टेंट विद द
ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी कि वेदर द कंक्लूजन विच इज ड्रॉन इज रीजनेबल और नॉट. खत्म हो गया. द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर्स डिजाइन एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ आर इंटेंडेड टू कॉर्बोरेट. कॉर्बोरेट मतलब क्या है? टू कंफर्म. तो कॉर्बोरेट मतलब क्या है? टू कंफर्म द कंक्लूजन्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ऑडिट of individual components or elements. This assists the auditor to draw reasonable conclusions on which to base his opinion. आई बात समझ में आपको? बोलो बच्चों. मतलब अपने को बस क्या देखना है कि जो अपना एनालिटिकल प्रोसीजर्स अपन ने जो परफॉर्म किया उससे जो अपने को अंडरस्टैंडिंग मिली और जो हमने ऑडिट प्रोसीजर्स के थ्रू हमको जो एक्चुअल डेटा मिला, तो हम बस क्या कर रहे हैं उसको एक दूसरे के साथ कंफर्म कर रहे हैं कि जो हमने सोचा था और जो हमने एक्चुअली कंक्लूजन दिया है वो सही है या नहीं. इट इज जस्ट टू कंफर्म. बराबर. दिस फॉर्म्स अ वैलिड बेसिस टू ड्रॉ व्हाट? रीजनेबल कंक्लूजन्स. आई बात समझ में? यस. कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसको रीड कर लीजिए. हुआ पढ़ गया? जो मैंने अंडरलाइन किया है आप उस पर फोकस कीजिए तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में एनालिटिकल प्रोसीजर्स करना बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि नंबर वन, इट इज नॉट रिलेवेंट बिकॉज फर्स्ट पॉइंट जो एक्सपेंडिचर्स वो करते हैं जो कैपिटल एसेट्स पे करते हैं बट दे डोंट गेट व्हाट? कैपिटलाइज्ड. जैसे अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की अगर बात करें तो विच आर प्रिपेयरिंग व्हाट? मेट्रोज. रेलवे इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. पोस्ट ऑफिस इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. तो उनके जो खर्चे होते हैं बहुत सी बार वो रेवेन्यू नेचर के हो जाते हैं विच मे लुक व्हाट? कैपिटल. प्लस उनसे रिलेटेड इंडस्ट्री डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि अब पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड इंडस्ट्री डेटा क्या लोगे? रेलवे से रिलेटेड इंडस्ट्री डेटा क्या लोगे आप? बराबर के नहीं. सो ऐसे केस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में एनालिटिकल प्रोसीजर्स करना बहुत मुश्किल है. यही वो कॉन्सेप्ट है. एंड हियर वी कंप्लीट विथ व्हाट? our chapter number 8 essay number 520 analytical procedures. I believe आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा. यस एकदम अच्छे से. परफेक्ट. बहुत बढ़िया. सो अंडरलाइन कर लिया आपने सब कुछ? यस वेरी गुड. सो अब हमारा यहाँ पे कौन सा चैप्टर खत्म हो गया है? 8 चैप्टर essay नंबर 520. सही बात है. अब अपने टोटल सिलेबस के कितने चैप्टर्स बचे? ओनली 4. 4 चैप्टर्स बचे ना, मतलब टेक्निकली 5. एक अनस्टॉपेबल बुक भी है ना आपको, मालूम है क्या आपको? हाँ. ओके. एक चैप्टर का एक बुक है बस, वो ज्यादा नहीं. ठीक है.